जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं, जी उनका सिलेक्शन कंपैरेटिवली लड़कों से पहले होता है। और ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। पता है क्यों? हेलो हाँ जी, किसकी आवाज आई है? सर, साक्षी। हाँ जी, बताइए। सर एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे ये है कि सर जैसे मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट वीडियो करती हूँ एंड जो क्वेश्चन आप सॉल्व कराते हो वो भी करती हूँ, तो सर उस टाइम लगता है कि आ गया, सब कुछ आ गया एंड कॉन्फिडेंस भी एकदम बूस्ट हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन या जो आपके यूट्यूब पे सेशंस हैं वो उनमें जो क्वेश्चंस हैं सर मैं वो भी कर लेती हूँ एंड उसके बाद जब अलग से कुछ रैंडम क्वेश्चन आ गया या फिर मौका क्वेश्चन आ गया तो सर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एंड आफ्टर उसके बाद लगता है कि ये आता ही नहीं है यार, मतलब उसमें स्टक हो जाती हूँ मैं, कोई भी अगर जैसे मैं नॉर्मल बताऊँ क्वेश्चन होंगे। ऐसा क्यों जी होता है, मैं सर बताऊँ? एक डाउट मतलब मेरा थोड़ा पढ़ाई से अलग था सर। क्या घर वाले शादी करवाने क्या? नहीं सर। सर कभी कभी ऐसा होता है कि सर सेल्फ डाउट होने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, फेलियर्स याद आते हैं कि यार अब तक क्या मेरे से किया। बात कर लिया करो, नंबर है मेरा, नंबर टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम मैसेज। मेरे से बात कर लिया करो। तुम्हारे डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा, डिप्रेशन का तुम डी भी नहीं पता कर पाओगे कि डी कहाँ गया। जी कभी भी अगर ऐसी फीलिंग आए, कभी भी, जी सर। कुछ भी कल डिप्रेशन सपोज हो रहा है हाँ या मन कर रहा है कि छोड़ दूं क्या, गिव अप करने वाली जी पोजीशन जी पे आ सेम गए, ये सर। है ना, तो मेरे से बात कर लिया करो। ठीक है मैं सर। बताऊं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। क्या टीचर मिला है तुमको यार, पीछे पड़ जाता है पूछने के लिए। बताइए सर। हाँ सर, मेरा जो प्रॉब्लम है, प्रीलिम्स डेवलप हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं कोई डीआई या पजल लेकर बैठूं, बहुत परेशान हो जा रहा हूँ। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम हो रहा है, अप्रोच में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी। तो ये बहुत सारी तकलीफ हो रही है। अच्छा, ये प्रीलिम्स चीज एज में हो रही है तुमको या फिर ओवरऑल जब भी मॉक लगा रहे हो या क्लास में आ रहे हो हर जगह हो रही है? क्लास में सर ठीक है, अगर आपका यूट्यूब सेशन देख रहा हो कभी, कल रात ही 1 हम्म, घंटे का एक वीडियो देखा था, तो उसमें हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हम्म। तब जाकर प्रॉब्लम हो रही है। मतलब यही। अल्टीमेटली आपको, अगर मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, हाँ सर। लेकिन अगर आप खुद से उसे कॉम्प्रीहेंड करना चाह रहे हैं या डेटा को अच्छा। इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं तो वो आपसे नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा। कभी कभी बन रहा है, लेकिन मैक्सिममली पजल एंड हम्म। डीआई, अरिथमेटिक फिर भी 90% 80% हो जा रहा है सॉल्यूशन देखने देखो, के बाद। उसका उसका रीजन मैं बताता हूँ, उसका रीजन क्या है। अर्थमेटिक आपसे इसलिए हो रहा है और डी, अब देखो, मेन अर्थमेटिक नहीं होना चाहिए। एक तरह से अगर देखा जाए, अगर आपके कंसेप्ट कमजोर होते तो हाँ आपसे सर। अर्थमेटिक नहीं होना चाहिए। हाँ सर। इसका मतलब ये तो है कि आपका कंसेप्ट वाला जो पोर्शन है वो ओके है, हाँ सर, उसमें डेवलप तो हो प्रॉब्लम रहा नहीं है है। आपको। अब अगर आपका अर्थमेटिक हो रहा है तो आप ना लेंथ से डर रहे हैं। हम्म। समझ रहे हो, जो यस। मतलब लेंथ होती है, अगर वही डीआई को अगर मैं छोटा करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं तो वो हाँ आपको तब। समझ में आ जाएगी। हाँ सर, फिल्म्स के डीआई कैसे, मैं प्रॉब्लम नहीं बताता हूँ, है। मैं बताता हूँ। जैसे कोई एक डीआई है जो कि टेबुलर बेस्ड है हाँ सर। और उसमें डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन उसमें एक लाइन का है, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये है डायरेक्शन। यस सर। फिर उसके बाद सीधा टेबल है, टेबल में आपके 5-6 कॉलम है, वो डीआई आपको समझ में आ जाएगी। हाँ सर। लेकिन वही अगर उस टेबल के ऊपर 6 या 7 लाइन का डायरेक्शन है ना, तो उसे इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ सर। तो आप पढ़ने से घबरा रहे हैं, पता है। आपको अच्छा। आता तो है, अगर नहीं आता तो आपका फिर वो जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ना वो भी नहीं बनता, फिर तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए था। हाँ सर। आप उसको पढ़ने से घबरा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ तो रहा हूं, मेरे को नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि वही चीज तो आपने बोली है मेरे को कि सर हाँ वो सर। चीज मेरे को खुद से नहीं आ रही है। अब आप इसको अपनी एक कमजोरी मानते हो ना, हाँ सर, बिल्कुल। तभी तो मेरे सामने रख रहे हो। और हालांकि ये हम्म। कमजोरी नहीं है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जो साथ में आपके साथ में बैठे हैं वो भी फील करते होंगे, या एक टाइम पे उन्होंने भी ऐसा ही फील किया भी होगा। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, मैं आपको बढ़िया सजेशन देता हूं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आया है या कोई भी डीआई या पजल आई है ना, तो उसमें जब आप पढ़ रहे हो कोई भी चीज, तो उस पहली बात तो आसपास क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में सोचो नहीं, और सबसे बड़ी बात ये भी मत सोचो कि मेरे को ये समझ में आएगी या नहीं आएगी। आप अगर उसको सॉल्व करने के उद्देश्य से करोगे ना तो वो आप नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ ये देखो कि वो डेटा कह क्या रहा है मेरे से। हम्म। जैसे ये पेज है, ये पूरा डीआई बना है इसमें, ठीक है। अब इस हाँ। पूरे में क्या क्या चीजें लिखी हैं, अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में आ जाएगी क्या? नहीं। अच्छा, और हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? याद करने के लिए।
नहीं, समझने के लिए। अच्छा, टेलीग्राम पे जो मैसेजेस आते हैं बड़े बड़े, हम क्यों पढ़ते हैं? उसे याद करने के लिए। नहीं सर। बस देखते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है, देख तो हुँ, ले, लेकिन आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। ये जो मैसेज लिखा है, सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, मनीष सैनी करके एक अपने स्टूडेंट है, हाँ, हाँ, हाँ। वो बहुत लंबे लंबे से कमेंट्स लिखते हैं, बहुत लंबे लंबे वो एप्रिसिएशन मैसेज लिखते हैं इंग्लिश में। हाँ, हाँ, आपने हाँ, पता नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, हाँ, जब हाँ, आप उसे पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है ना, हाँ, एकदम, एकदम। क्योंकि आप उसे सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ते हो। आप बस ये पढ़ते हो कि यार इसमें इसने सर के लिए क्या लिखा है, उसमें हाँ, आपका इंटरेस्ट है, इसलिए वो आपको समझ में आ जाती है चीज। तो कोशिश ये करो कि जो भी आपने, जैसे मान के चलो 10 लाइन का एक डीआई है या पजल है, तो जो भी पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ी, चौथी लाइन पे आने के बाद ऐसा ना फील हो आपको कि पहली लाइन भूल गए। और आपके साथ वही हो रहा है, जब आप चौथी पांचवी लाइन पे आ रहे हो ना, तो स्टार्टिंग की 2 लाइन आप भूल जा रहे हो, हाँ, राइट? अब राइट आप है, भूल जा रहे हो, इसलिए वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है। एग्ज़ैक्टली। और जब मैं आपको सॉल्व करवाता हूं या रीड करवाता हूं, तो आप सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस मत रहा करो। जैसे आपने बोला ना कि जब आप सॉल्व कराते हो तो मेरे को समझ में आ जाता है, तो आप हाँ, सॉल्यूशन पे फोकस्ड हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाता है। आप फोकस ये रहा करो कि यार ये बंदा पढ़ कैसे रहा है, और ये पढ़ के लिख क्या रहा है, और यही क्यों लिख रहा है, और इतना ही क्यों लिख रहा है, और इतना पढ़ने के बाद इसने ठहराव क्यों ले लिया। यस सर। वो स्किल सीखना है आपको कि यार पजल तो थी पूरी 15 लाइन की, इसने 2 लाइन पढ़ी बस, और 2 लाइन पढ़ के ये अब हमको एक्सप्लेन कर रहा है। वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो खुद से तुमको सोचना है 2 लाइन पढ़ के, आगे जब भी तुम पजल करोगे कोई भी। ओके सर। समझे? हाँ, अब उसमें आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कभी कभी 2 लाइन 3 लाइन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, हाँ, उसको अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो अपने दिमाग में रखिए, नहीं कर सकते हैं तो उसे स्टार्टिंग में जो हमारा इनिशियल फेज होता है उसको रफ शीट में लिख लें। जैसे उसने बोला कि देर आर 7 बॉक्सेस, और 7 बॉक्सेस जो है वो वन अबव अनदर है, ठीक है? और साथ ही साथ में वो जो 7 बॉक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स रखी हुई हैं। तो अब इसको लिखोगे थोड़ी ना तुम, हुँ, लेकिन ये सेंटेंस जब लिखा जाएगा तो ये 3 से 4 लाइन ले लेगा, मानते हो कि नहीं? एकदम, एकदम। मानते हो? 100%। तो अब अपन को समझ में आ गया कि 7 बॉक्स है। इधर पे मैं ठहराव भी लेता हूं जब एक्सप्लेन करता हूं कि वी हैव 7 बॉक्सेस, अलग अलग कलर है, अलग अलग नंबर है। अलग अलग नंबर यानी अपने मन को समझाओ, अब अपने दिमाग को समझाओ। अलग अलग नंबर का मतलब ये होता है सौबिक, अपने आप से बोल रहा हूं मैं, कि अगर मैं हाँ, समझ रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि अलग अलग नंबर का मतलब ये होता है यशराज, कि अगर किसी बॉक्स में 2 नंबर्स आ गए या 2 बॉल्स आ गई, तो बाकी किसी भी बॉक्स में 2 बॉल नहीं आएंगे। हाँ सर। ये उसने लिखा नहीं है, ये हमने खुद से अपने आप को समझा दिया। अब जब हमने अपने आप को खुद से समझा दिया ना, तो वो लाइन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगी। साथ ही साथ में जब आगे तुम पजल सॉल्व करोगे ना, तो वो इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे दिमाग में जो तुमने खुद को समझाई थी, वो अब दिक्कत नहीं देगी, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। हाँ सर, है ना? एकदम। तो जो मीनिंग छुपी हुई होती है उसको या तो समझा जाता है, अपने दिमाग में रखा जाता है, या फिर उसको लिखा जाता है। अब तुम इस चीज को लिख नहीं सकते। अगर लिखने बैठोगे ना, तो वो जो 3 लाइन में इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम अपनी रफ शीट में लिख लोगे। सो हुँ, दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि आपको पजल करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और आपकी हो सकता है कि पजल आगे जाके स्टक भी हो जाए, क्योंकि लिखी चीज जो होती है ना, वो हमको दिमाग में ज्यादा देर तक बैठती नहीं है, क्योंकि फिर उसे ढूंढोगे आप। अब रफ हाँ, शीट, जो एग्जाम की रफ शीट होती है ना, जैसे मान के चलो ये रफ शीट है, ये एग्जाम की जो रफ शीट होती है, इसमें होगा क्या कि जब आप सॉल्व करते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन पहले वाले के भी उधर पे कुछ ना कुछ पेन से लिखा होता है, कुछ हाँ, आप जो कर रहे हो उसका भी लिखा होता है। अब वो आप ढूंढते हो कहां पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी थी। अब ये इन्फॉर्मेशन लिखी भी थी या नहीं लिखी थी ये भी नहीं पता आपको, तो आपको फिर से दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा पजल पढ़ने के लिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज, हुँ, एकदम, समझ रहे हो? तो एकदम। ठहराव लो, और कोशिश ये करो। क्लास देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि यार सर मेरे को ये वाली पजल नहीं बनी थी, आपने ये सॉल्व करा दी, मेरा आंसर मैच हो गया, सर मैं सीख गया। या मेरे से ये नहीं बनी थी, आपने सॉल्व करा दी, मेरे को समझ में आ गई, मेरा काम हो गया। नहीं, आपको समझ में नहीं आई थी अगर, तो मैं ऐसा क्या स्पेशल कर रहा हूं कि तुमको समझ में आ रही है वो। मैं रीड कर रहा हूं, क्या मैं पूरी पजल एक बार में रीड कर रहा हूं और उसको साइड में बनाते जा रहा हूं डिब्बे, या मैं कुछ लाइंस रीड कर रहा हूं और उससे जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है उसके रीड बिटवीन द लाइन वाली जो एक कहावत सुनी होगी तुमने, जो लिखा है उससे भी उसका एक ऐसा मीनिंग निकालना जो कि हमारे दिमाग को इजीली समझ में आता है। हाँ सर। जैसे x इज सेकंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, अब ये दिमाग को समझ में थोड़ी ना आएगा। x इज सेकंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर यानी कि पहला क्या होता है, 6 होता है, दूसरा होता है 28।
तो अब हमें समझ में आ गया कि x इज इक्वल्स टू 28, सीधा x बराबर 28 लिख देंगे। एकदम लेकिन सर। x इज सेकंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, इसको तुम पढ़ लोगे ना, आगे बढ़ जाओगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारी गलत होने वाली है चीजें। क्यों? क्योंकि वो जो लिखा था उससे तुमने एक्सट्रैक्ट करके बनाया क्या? तुमने कुछ नहीं बनाया, तुमने सिर्फ उसे पढ़ा और आगे बढ़ गए। ये गलती है, एकदम समझ रहे हो? तो एकदम रीडिंग करना है, साथ साथ में जो भी चीजें तुमको मिल रही है इंफॉर्मेशन उसको अपने दिमाग में रखना है या राइट डाउन करना है, या फिर उससे रिलेटेड चीजें ढूंढना है। अब ये जो उससे रिलेटेड या कनेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये तुमको मिलते हैं पजल के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन डीआई में यही चीज, अब जैसे मान के चलो एक डायरेक्शन दिया था, नीचे तुम्हारे को एक बार ग्राफ दिया है, हाँ डायरेक्शन में बोला है कि हेयर कट करवाने वाले जो लोग हैं हर एक विलेज में, वो हेयर स्ट्रेटनर वाले जो लोग हैं जो हेयर स्ट्रेट कराते हैं उनसे ज्यादा है, या हेयर कट कराने वाले मेल जो हैं वो हेयर स्ट्रेट कराने वाली जो फीमेल है उनसे ज्यादा है। अब ये पढ़ तो लिया तुमने, लेकिन कॉलम में आओ। अब कॉलम में क्या दिया था? 5 विलेज दिए गए थे, उसमें टोटल पॉपुलेशन दी गई थी, उसमें मेल दिया गया था, फीमेल का डेटा है ही नहीं। अब मेल से हेयर कट कराने वाले का परसेंटेज दिया गया था, तो तुमको अब समझना है ये जो लाइन है, हेयर कट कराने वाले जो मेल है, हेयर स्ट्रेट करवाने वाली जो फीमेल है उनसे ज्यादा है हर एक विलेज में। तो अब हाँ जब तुमको परसेंटेज दिया गया है तो किसी एक विलेज को चुनो और वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसकी कैलकुलेशन पूरी उस विलेज में कर लो। क्या मैं निकाल पा रहा हूं? हाँ, अगर निकाल पा रहे हो तो बाकी विलेज के लिए भी निकाल लोगे। अब ये सही समय है कि तुम उसके अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो। एकदम सर समझे? एकदम। और सर दिन में मैं इवनिंग के टाइम 3 घंटा रख रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट एचपीडीए मेंस के लिए डेडिकेटेड, हम्म 3 से 4 घंटे। तो ये रेशियो ठीक है? 8 से 11 या 8 से 12 बजे ये टाइम रख देखो, रहा हूँ। मैं बताता हूँ, इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ, और आई थिंक काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि कितना टाइम हम किस चीज को दें, कितना डेडिकेट होके हम उस चीज को टाइम दें, या जो भी है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। अगर यही सेम क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ें, हम क्वांट को कितना टाइम दें, हम रीजनिंग को कितना टाइम दें, आपकी क्लास भी होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज, क्लास तो आपने छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि एक क्लास में आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि उसमें 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, आप उस क्लास में ये देखते हो कि हमको वो रीड, वो कनेक्टिंग पॉइंट्स, वो कंसेप्ट, उसको पॉलिश करने का एक मौका मिल रहा है जो हमें गंवाना नहीं है ना? तो क्लास छोड़ना तो कोई भी आपका तुक नहीं बैठता है उस चीज का, लेकिन हाँ, हमें कितना टाइम देना है वो मैं आपको बता सकता हूं। देखो, अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर और आपकी ग्रैबिंग पावर के ऊपर कि आप कितने जल्दी से उस चीज को ग्रैब कर पा रहे हैं। मान के चलिए मैंने एच पीडीएफ खोली, अब एच पीडीएफ में मोर और लेस आपके 25-30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट और रीजनिंग दोनों को मिला के। हाँ सर। ठीक है, एच पीडीएफ में इतने क्वेश्चन होता है मेरे हिसाब से, है ना? 25-30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। अब मैं इसको लेके बैठ रहा हूं और अगर मैंने इसको अपना टारगेट बना लिया कि आज मुझे एचपीडीएफ करनी ही है, और मैं किसी एक क्वेश्चन में फंस गया, अब मेरे 30 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे जो भी उसमें पूरे दिए। अगर मैं किसी एक मात्र क्वेश्चन में फंस रहा हूं तो अब उसके आगे का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ अब इस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा ये है ना कि उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं स्किप करो जो तुमसे नहीं बन रहा है, लेकिन उसके आगे की चीजें बनाओ। तो हो सकता है कि उस 30 में से तुम 28 क्वेश्चन बना लो और 2 जो तुमको नहीं बन रहे थे तुमने उसको स्किप कर दिया। सही है? हाँ सर। अब आती है बात टाइम देने की कि हम कितना टाइम दे रहे हैं। अब मान के चलो कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, मैं आज सुबह से पढ़ना चालू किया हूं 6 बजे से, और मेरा डेली का ये है कि मैं दिन में 1 आध घंटे के लिए थोड़ा सा खाना ना खाने के लिए रहता हूँ, फ्री रहता हूँ, थोड़ा सा बाहर किसी से अपने फैमिली मेंबर से बात कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे मैं 7-8 बजे तक मेरी लिमिट है। इतने के बाद फिर मैं अपना आराम से थोड़ा सा बाहर टहलने जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, और फिर उसके बाद अपना रात में जो भी रिवीजन करने वाला पोर्शन है उसको करके मैं सो जाता हूँ। ये आपकी दिनचर्या हो सकती है। मान के चलिए कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूं, मुझे दिन में 12 बजे ही फुल सेटिस्फेक्शन आ गया अपनी आज की पढ़ाई से, मतलब अपार्ट फ्रॉम क्लास, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, मुझे 12 बजे दिन में ही सेटिस्फेक्शन आ गया कि आज तो भाई यशराज बहुत पढ़ाई कर ली। तो अब जो तुम करोगे ना वो ओवरलोड हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अब अगर जो तुम भी चीज करोगे वो ओवरलोड में जाएगी तुम्हारे, वो किसी काम की नहीं है। सेकंड थिंग, अगर मान के चलिए मैं 6 बजे से पढ़ता हूं और मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो 7 बजे आता है रात में, अब उस दिन मेरे को 7 बजे सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। हम्म, देखो, मेन घंटों की बात नहीं है, अगर आप इस चीज से समझोगे ना तो मेन घंटों की बात नहीं है, मेन बात है आपके सेटिस्फेक्शन की,
कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। दूसरी चीज, आप सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन बहुत कम में तो सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं कहीं आप। यस सर। अपनी पढ़ाई का बहुत कम में तो सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं कि यार मैंने प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चन कर लिए और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। नो, मैंने प्रीलिम्स भी पढ़ा है, मैंने मेंस भी पढ़ा है, मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी पढ़ा है, और जीए का थोड़ा बहुत जितना पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अभी तो एग्जाम नहीं है, लेकिन मैं वो भी पढ़ रहा हूं। अब जीए का थोड़ा बहुत का मतलब क्या, कि जीए हमको डेडिकेट होकर पूरा भयंकर तरीके से नहीं पढ़ना है। हाँ सर। जो भी डेली न्यूज आ रही है, आप एक न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन अपने पास रखो, द हिंदू की रख सकते हो, या इनसाइट करके एक एप्लीकेशन आती है, या जो भी आती है वो आप अपने फोन में रखो, और उसमें डेली कभी भी आप फ्री हो रहे हो, जैसे अब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए बैठ गए, तो वो वाली एप्लीकेशन खोली, जैसे रील स्क्रॉल करते हो वो न्यूज स्क्रॉल करो। अब उसको याद नहीं करना है आपने, बस आपको खबर रहना चाहिए कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। आप ऐसा नहीं है कि बेखबर हो, क्योंकि जब भी आप उसे स्क्रॉल करोगे और दिमाग में आएंगी ना वो चीजें, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है कि दुनियादारी में चल क्या रहा है ना। फिर जब आपका रियल एग्जाम होगा, और रियल एग्जाम के टाइम पे जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे, और उस समय की जब न्यूज आएगी ना, तो तुमको कहीं ना कहीं मैं विश्वास दिला के ये चीज कहता हूं कि वो तुम्हारे दिमाग में जरूर क्लिक करेगी, यार ये कहीं सुना सुनाता हो है। तो एक्चुअल में जब तुम रियल में पढ़ रहे होगे इसे एग्जाम के 2-3 महीने पहले या 1 महीने पहले, वो एक्चुअल में रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हारी आंखें पहले देख चुकी हैं। समझ रहे हो, उसे तुमने अपने विजन से देख लिया है, अब उसका रिवीजन हो रहा है बस। एकदम एकदम। तो ये होता है तरीका करंट अफेयर को पढ़ने का। आप उसे एक बार बस देख लो, कुछ मत करो दिन भर में, जब भी आपको टाइम मिले उस एप्लीकेशन को खोला, द हिंदू वाली एप्लीकेशन खोली, बस मैंने ऐसे देख लिया देख लिया देख लिया, खत्म। एकदम सर। खाना खा रहे हो, खाना खाते समय फोन तो चलाते ही हो, लेकिन उस समय फोन चलाते समय हम रील देखते हैं, हम शॉर्ट्स देखते हैं। तो बेटर इज कि उस समय अपना न्यूज़पेपर की वो खोलो, 5-6 पेज जितने कर सकते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, याद नहीं करना है। तो यहां से आपका जीए का हो जाएगा। तो अब तुम जब एट द एंड ऑफ द डे, जब रात में 7 बजे या 6 बजे जब भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो तुम अपने आप से बोल सकोगे कि आज मैंने सब कुछ पढ़ा है। अब इस बीच में तुम एज पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, इस बीच में तुम क्लास कर रहे हो, इस बीच में तुम कुछ मॉक लगा रहे हो, ये सारी तुम्हारी जरूरतें हैं, ये सारी तुम्हारी जरूरतें हैं। जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम इवनिंग में थोड़ा बहुत चाय वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रात में खाना खाते हैं, और प्लस हम सोते भी तो हैं। तो ये हमारी सारी जरूरतें हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा यार, दिन में खाना खा लेंगे। अगर हम दिन में खाना लेट खा लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो शरीर एक्चुअल में जिस तरह से वर्क करता है ना, उस तरह से वर्क नहीं करेगा। ये चीज फील कर पाएंगे आप। एक, आप रात में जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, उस तरह से काम करो। एक रात में लेट सो के सुबह लेट जगने की आदत डालो, उस तरह से। और फिर दोनों में कंपेयर करो कि तुम्हारी बॉडी किस चीज में सही काम कर रही है, तुम दोनों में अंतर देख पाओगे। तो ये जो जरूरतें हैं ना, ये प्रिपरेशन में आपको उतना ही मोटिवेट करेंगी कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे को खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से मेंस का डर और प्रिपरेशन का डर खत्म होता है। एकदम सर। समझे? तो टाइम दो, 10 घंटे दो, 8 घंटे दो, 9 घंटे दो, 5 घंटे दो। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा भाई, 20 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा। और मैं एक चीज बताऊं, सच्चाई, 10 घंटे भी कोई नहीं पढ़ रहा है। 10 घंटे भी नहीं कोई पढ़ रहा। अब मैं कोशिश यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग की सिटिंग इफिशियंसी बना सकूं। जो लोग काफी टाइम से जुड़े हैं मेरे साथ में, उनको पता है ये चीज बहुत अच्छे से। आप लोग की सिटिंग इफिशियंसी बढ़ गई है, आप लोग ने रियलाइज किया है ये चीज। आज से 1 साल तो बहुत पहले हो जाएगा, आज से 5-6 महीने पहले अपने आप को देखो, और आज अपने आप को देखो, क्या आपकी इफिशियंसी बढ़ी नहीं है? और इसमें आपने एफर्ट नहीं डाले, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि एफर्ट तो आप लोग बहुत पहले से डालने की कोशिश कर रहे हो। आपका बहुत मन करता था कि एक बार में मैं इतने देर तक बैठ के पढ़ सकूं, तो आपसे कभी नहीं हुआ, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन अभी आपकी इफिशियंसी इतनी बढ़िया हो चुकी है कि आपको अब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जबरदस्ती तुमको खींच खींच के, मार मार के, मारा तो मैंने तुमको बिठाया वहां पे कि तुम बैठो, तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ेगी, मैं देखना चाहता हूं, और वो बढ़ भी रही है। तो अपने आप को किसी भी नंबर से डिफाइन मत करो कि यार मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूं भाई, मजाक के पात्र के अलावा कुछ नहीं हो। मैं अपना जितना काम होता है ना, उतना पूरा करके सोता हूं रात में, ये जरूरी है। रात में चैन की नींद आती है। मेरे साथ कभी कभी क्या होता था, मैं अपने प्रिपरेशन फेज का तो मैं बताता हूं अपना,
उस समय जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैं कभी भी ऐसा मतलब जितना आप पढ़ते हो ना, मैं इतना भी नहीं पढ़ता था। और इसमें मैं अपने आप की बहुत ज्यादा बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी गलती भी रही है। मैं हमेशा रात वाला इंसान रहा था, मैं रात में पढ़ाई करता था, लेकिन मेरे से दिन में पढ़ाई नहीं होती थी। और दिन में मेरे से पढ़ाई होती थी जब इस टाइप का जो मौसम मौसम आता है ना, मार्च अप्रैल मई जून के आसपास, इसमें मेरे से दिन में पढ़ाई होती थी। सर्दियों में मेरा मन बड़ा चंचल होता था, मैं सोचता था कि दिन में बाहर भाग जाऊं, कहीं बाहर घूम लूं, दोस्तों के साथ घूम लूं, ये कर लूं वो कर लूं। और ये सबके साथ होता है उस एज में, जिस एज में आप अभी हैं उस एज में सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, अभी भी होता है, लेकिन अभी तो खैर मैं काम में अपना बंधा हुआ हूं तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता था, मेरे को बहुत गिल्टी होती थी अपने आप से, पता है। और रात में जब मैं सोता था ना, जब मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था अपनी, तो रात में जब मैं सोता था, मैं कभी भी बेड पे नहीं सोया हूँ। इवन आज भी मैं जमीन पे ही सोता हूँ अपना, मैं कभी भी बेड पे नहीं सोया। तो जमीन में सोने से अब ऐसा कुछ फायदा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो मेरा जो टेबल है, जिस टेबल पे मैं ये सब कुछ सिस्टम है, वहां पे एक डायरी रखी होती थी। और ये टेबल बहुत पुरानी है, मतलब 12th के आसपास की टेबल है ये, बहुत पुरानी टेबल है ये। तो इसमें मेरी एक डायरी रखी होती थी। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था मेरे पास उस समय पे, लेकिन ये डायरी रखी होती थी मेरी, एक एक मेरी खुद की नोटबुक रखी रहती थी, A4 शीट की हो या स्पाइरल वाली हो या जो भी, मेरी वो रखी रहती थी। अब जब रात में मेरे को कुछ याद आता था ना कि यार मैंने ये पढ़ा नहीं यार, तो मेरे को अंदर से बिल्कुल ऐसी खींच सी होती थी, मतलब खुद से गुस्सा आती थी। मैं उठता था रात में उठता था, मम्मी का फोन रख के सोता था। उस समय में 12th के आसपास बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन के आसपास तो खुद का फोन आ गया था। मैं अपने फोन की लाइट नहीं जलाता था, ये जो बैक लाइट होती ना, ये ऐसे करके अपनी डायरी में लिखता था कि यार ये चीज, ये डेरिवेशन मेरे को दिक्कत दे रहा है, फिजिक्स का ये डेरिवेशन। मैं उसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करता था। जहां गलती हुई है, फिर मैं उठता था, बुक उठाता था, बुक उठा के मैं देखता था कि हाँ यार ये गलती, ये स्टेप गलती हो रहा है। जब तक मैं वो कर नहीं लेता था ना, मेरा मन नहीं मानता था भाई साहब, मेरे को नींद नहीं आती थी रात में। तो ऐसा ना हो कि आपकी रात की नींदें ना उड़ जाएं। अब हालांकि एक तरह से तो ये सही भी है, हम्म। लेकिन आप पहले ही से ये चीज करके रखो बंदोबस्त। क्योंकि ये चीज मैंने खुद में देखी, जब मैं पूरा दिन भर का अपनी दिनचर्या कर लेता था ना, रात की बड़ी चैन की नींद आती थी। लेकिन जब नहीं करता था तो रात में मैं जागता भी था। तो ये बात बहुत अच्छी भी है कि आपको आपकी जो तैयारी है, या आप जिसके लिए दिल से तैयारी कर रहे हो, वो आपको रात में सोने नहीं दे रही है भाई साहब। तो आपको इससे पता पड़ता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, है ना। लेकिन उसको पहली करके सोचो, उसको पहली करके खत्म करो, ये है। तो कितने भी घंटे पढ़ो, लेकिन करो जरूर। थैंक यू सर, बहुत लाभ, थैंक यू सर। मुझे सच में सर, आप कितने ग्राम सर नहीं, एक स्पीकर ऑफ नहीं हो रहा है। ऑफ नहीं हो रहा। अब तो तुमको जुड़ के रहना पड़ेगा मेरे से भाई। हाँ और क्या। मैं अभी भी ऐसे ही हूं। मैं अगर आपको बताऊं, आप लोग के ग्रुप में जब एक सेम क्वेश्चन बहुत बार चलता है ना, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है जब, तो अभी तो क्या है, मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, थोड़ा बहुत ले रखा है। तो फोन में मेरे पास जो पेन है ना, मैं उसको निकालता हूँ और सीधा फोन की स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ उसे। फिर हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि यार सब लोग सो रहे होंगे आप लोग, तो मैं सेंड नहीं करता हूँ। अदरवाइज मैं बहुत बार कोशिश ऐसा करता हूँ कि उनको सेंड कर दूं। इंडिविजुअल जो स्टूडेंट मेरे को भेजते हैं, मेरे को आज भी वही चीज है। इंडिविजुअल स्टूडेंट कोई भेजते हैं, मैं रात में बैठा रहता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर देता हूँ, ले भाई तेरा काम हो गया। तो ये मरने मत दो अपने अंदर। क्योंकि एक्चुअल में मैं हमेशा से टीचर तो नहीं था, मैं स्टार्टिंग में डाउट सॉल्वर ही था एक। मतलब अपने ग्रुप में बैठता था, शायद ये स्टोरी मैं सुना चुका हूं तुमको। अपने ग्रुप में मैं बैठता था, लोग डाउट लेके आते थे और मैं अपने दोस्तों को सिर्फ डाउट सॉल्व करवाता था। मैं टीचर काइंड ऑफ चीज नहीं था मेरे अंदर, वो एलिमेंट शायद नहीं था, अब वो धीरे धीरे शायद आ गया है। खैर, नेक्स्ट पर्सन। अमन यादव। हाँ जी। अमन, आपका माइक ऑफ है अमन। अच्छा, इस टाइम पे जब भी पढ़ाई का ये होता है ना, जब दिमाग में भूत सवार होता है, क्योंकि देखो पढ़ाई का भूत बहुत बढ़िया होता है भाई। मैं तुमको एक चीज बताऊं, बहुत मजा आता है, मतलब उससे जहरीला नशा कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो है ना। तो उसको जब तुम लेके बैठोगे ना,
तो उस टाइम पे 2-3 चीजें आपको रिलीफ देंगी काफी। म्यूजिक मैं काफी सुनता था, म्यूजिक अभी भी सुनता हूँ, अभी भी काम करते करते मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ, है ना। आपने भी देखा होगा जब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा गाने चलते रहते हैं। तुमको लगता है ना मेरे दिमाग में क्या चलता रहता होगा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चलता, मैं सच बताऊँ, खाली दिमाग है बिल्कुल, खाली दिमाग, लेकिन शैतान का होता है तो मैंने उसमें भर दिया भाई। दिन भर मेरे म्यूजिक चलता रहता है, कुछ भी चलता रहता है। एक गाना मैं लूप पे सुनता हूँ तो करो कभी करीबन करीबन ये समझ लो कि मैं 2-3 हफ्ते तक उसे सुनते ही रहता हूँ। तो मेरा लूप पे ही चलता है। अमन कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। मानविंद्र आप आ जाइए। अमन का जब माइक चालू होगा अमन आ जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते सर। हाँ सर, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया बिल्कुल। हैं? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? अच्छा क्या होता है? बस सर चल रही है प्रिपरेशन। सर मेरे को डाउट ये था कि जैसे मेंस का तो सर सॉर्टेड है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मेरे को एचपीटीएफ से। और हम्म। पहले होता था कि 2 दिन का टाइम मिला है तो 2 दिन में सॉल्व होती थी, पर अब हम्म। इनसे भी कम में सॉल्व हो जाती है सर। हम्म। सर प्रीलिम्स का थोड़ा सा बता दीजिए कैसे एक्यूरेसी और स्पीड बिल्ड करें प्रीलिम्स के लिए कोई। आरआरबी के लिए। हाँ आरआरबी है सर, जो क्लोजेस्ट एग्जाम। ओके। आरआरबी के लिए देखो, मैंने आप लोग से बोला तो था कि बैच आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के आएगा। अभी बीच में मैं क्वांट का बैच लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जी अभी मैं आपको अपना पूरा स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जी मैं जो तुम लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हूं, और वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि पहले तुमको फाउंडेशन करवाऊंगा, हम्म, जो कि मैं करवा ही रहा हूं क्वांट रीजनिंग का। साथ में तुमको मेंस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेंस का कुछ ना कुछ कंटेंट दूंगा, और ये देखूंगा कि क्या तुम एलिजिबल हो उसको बनाने के। सिर्फ फाउंडेशन के बलबूते, यूट्यूब की क्लास के बलबूते क्या तुम उस चीज को बना पा रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा टाइम लगता था तुमको एचपीडीएफ बनाने में, सभी लोगों को लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे तुम लोग की एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब तुमको लगेगा कि हमारी मेंस की तैयारी बढ़िया हो रही है सर, लग रहा है। जी मतलब एक सिस्टम से हो रही है, ऑर्गेनाइज वे में हमारी मेंस की तैयारी हो रही है, जो हमने पिछले टाइम पे नहीं की, पिछले 5-6 महीने में नहीं की। हम्म, उससे अलग हमको अलग से अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, अब मेंस की तैयारी बढ़िया चल रही है हमारी, है ना। जी और इसी को मैं अब तोड़ूंगा। ये एक्सपेरिमेंट का ही पूरा पार्ट है कि सबसे पहले तुमको अंदर से फील आएगा कि मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है, फिर उस चीज को मैं करूंगा तुम्हारा तोड़ के कि भाई नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी उस बीच में मैं मेंस का फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा, और फिर तुमको रियलिटी दिखाऊंगा कि ये होता है, देखो मेंस। अभी जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम खुद से कर रहे हो। नई चीज बनती है तो तुम सॉल्यूशन देख लेते हो, मॉक लगाते हो, मॉक नहीं बनता है मेंस का, मतलब जो भी क्वेश्चन छूटते हैं तुम उसका सॉल्यूशन देख लेते हो, तुमको समझ में आ जाता है, क्योंकि इतने भी हम लोग डम तो है नहीं कि हमें समझ में ना आए चीजें। जी लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो एलिमेंट डालूंगा मेंस के बैच से, क्योंकि वो देखो इतनी बड़ी चीज है ना, वो एक स्किल है, वो एक छोटे से वीडियो में मैं समझा नहीं सकता, या फिर इधर पे छोटे से टॉक्स में मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं बता ये जरूर सकता हूं कि वो तरीका क्या है। तरीका ये है कि अभी तुम मेंस को सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन तुम देखते हो ना, जैसे ये कोई क्वेश्चन लिखा है तो तुम इसको सॉल्व करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो ये क्वेश्चन क्यों है। अभी आपका सोचने का तरीका क्या है कि मेंस का कोई क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी तुम्हारे अंदर वो तरीका डेवलप नहीं हुआ है कि ये अगर क्वेश्चन ऐसा है और इसमें अगर ऐसा बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें इसकी जगह और वो क्या क्या पूछ सकता है हमसे। क्योंकि देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जी एडवांस लेवल है नहीं सर आएगा, पॉसिबल ही नहीं है जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वही आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी तुम जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसे तो तुम सॉल्व कर लोगे, जो कि एचपीडीएफ में आप कर भी रहे हैं। जी लेकिन अब कभी कभी जो होता है ना कि तुम लोग मेरे से पूछ लेते हो कमेंट सेक्शन में, लाइव सेशन जब चलता है, कि सर अगर इसने ये पूछा होता तो कैसे करते, तो मैं वहां पे बताता हूं कि देखो अगर इसमें ये वाली वैल्यू होती तो इसको ऐसे सॉल्व करते, इसमें ये वाली वैल्यू होती तो इसमें ऐसे सॉल्व करते, अगर ये पर्सन की इफिशियंसी इतनी हो जाती तो इस तरह से आता, अगर ये पैसा यहां इन्वेस्ट ना करके यहां इन्वेस्ट करता और ये पैसा यहां ना करके यहां करता तो ऐसा हो जाता। सर अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है वो तो आपने बता दी, मिनिमम पूछता तो क्या होता।
तो अभी ये तुम लोग पूछते हो लेकिन तुम खुद से करने की कोशिश नहीं करते हो। और एक्चुअल में एग्जामिनर ने मैक्सिमम ही क्यों पूछा, मैक्सिमम मिनिमम क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मिनिमम उसका आंसर ही नहीं निकलेगा, या मैक्सिमम उसका आंसर ही नहीं निकलेगा, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अभी डेवलप नहीं है दोस्त। कल का मैं बताता हूं आपको, कल की क्लास पार्टनरशिप वाली जो क्लास हुई थी उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। अब ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन क्यों है आपको देखते साथ समझ में आता है कि क्यों है? स्टार्टिंग में लगा कि नहीं डेटा सफिशिएंसी नहीं है, दो क्वेश्चन है, इन स्टेटमेंट की हेल्प से हमें इसके आंसर निकालना है। अब वो रियल आंसर आ ही नहीं सकते उसके, और जब रियल आंसर नहीं आ सकते तो वो चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। अब इन चीजों में आती है आपकी इक्वेशन मेकिंग स्किल, क्योंकि आपको नो डाउट आप इक्वेशन बना लेते हो मेंस के, लेकिन आपको इक्वेशन बनाना नहीं आती। अच्छा इक्वेशन तो छोड़ो, आपको यह भी नहीं पता होता है अभी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मेरे पास काइंड ऑफ वेरिएबल्स आएंगे, और इन वेरिएबल्स को अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो दो वेरिएबल तो मेरे आ जाएंगे लेकिन एक वेरिएबल मेरा बचा रहेगा जी, है ना। तो अब वो जो एक वेरिएबल बचा रहेगा मेरा वो सॉल्व ही नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो यहां पे तुम सीएनडी लगाने के लिए ना 100% तैयार रहोगे। जिन भी क्वेश्चन के आंसर सीएनडी आते हैं ना उसमें विश्वास मानिएगा एग्जाम में जाके या मॉक में आप कम से कम उससे 2 से 3 बार सॉल्व करते हैं। जी, कैसा हो नहीं सकता कि सीएनडी आ जाए। सही बात पहली चीज तो आपकी वो थिंकिंग बढ़ेगी, आप 100% कंफर्म रहेंगे कि इसका आंसर ये सीएनडी है भाई साहब, मेरे को दोबारा से लगाने ही नहीं। डेटा सफिशिएंसी में ये काम करती है बहुत अच्छे से चीज। जैसे पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट लिया, यहां पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, यहां पे एक वेरिएबल आ रहा है, दो वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल ए और बी यहां पे आ गए, सेकंड स्टेटमेंट में सी आ गया, दो वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व नहीं होगा। मतलब तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व नहीं होगा। अब ये चीज तो मैं काफी बार बोलता हूं तो आपको इसकी आदत लग गई, लेकिन डेटा सफिशिएंसी और ज्यादा इजी हो सकता है अगर अपन उस तरह से पढ़ें जिस तरह से पढ़ना है। तो वो जो बिल्कुल मैंने बोला है ना कि जो मेंस के जो बैच होंगे वो बिल्कुल बिगिनर, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक के होंगे, कि एक्चुअल में तुम्हें पता पड़े कि मेंस के क्वेश्चन कर क्या रहे हैं और एग्जामिनर की लिमिट क्या है। क्योंकि लिमिट तो है, देखो लिमिटलेस काम नहीं कर रहा है वो जी, लिमिट तो है एग्जामिनर की, बस हमें वो लिमिट पकड़ना है। तो उसके लिए मेंस का बैच मैं लेके आया हूं, जिससे कि अभी अगर जो तुमको लग रहा है कि हमारी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है, लगना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए अपने अंदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस बंदे ने वो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आया है, वो बंदा अगर तुमको बोले कि नहीं, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अभी 80% है तो क्या आप उसे 100% नहीं करना चाहते हो? क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो 80% है ना वही 100% है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वेटरनशिप में उस समय भी ज्वाइन हुए थे, उनको लगता था कि उनका कंसेप्ट अच्छे हैं, उनको लगता था ऐसा। जब वो ज्वाइन किए थे मेरे को बोलते थे कि सर मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं अर्थमेटिक के, मुझे आप मेंस पढ़ाइए। लेकिन जब आप उस कंसेप्ट वाली क्लास में आए तब आपको पता पड़ा कि नहीं, हमारे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, वो अच्छे हैं, ये हमको लगता है, हमने पढ़े हैं। आप ये अगर मेरे से बोलोगे कि मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं सर, तो मैं उस चीज को मानने को रेडी हूं। लेकिन अगर तुम मेरे को ये बोलोगे कि कंसेप्ट अच्छे हैं, तो मैं ये मानने को रेडी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तुमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो अच्छी तरीके से तुमने पढ़े ही नहीं है। तो सेम कहानी मेंस के लिए, तुमको अगर लगता है कि मेंस तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वो तुमने पढ़ा है, लेकिन कितना अच्छा है वो तुमको नहीं पता जी। तो मेंस एग्जाम देने के पहले जो तुम्हारे अंदर डर रहता है ना भाई साहब, वो खुशी से बिल्कुल ऐसा झूम जाएगा जब तुम मेंस देने जाओगे। जब सीट पे बैठोगे ना, तुमको लगेगा कि पेपर स्टार्ट कर भाई, मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा हूं मैं, मेरे को क्वेश्चन देने फटाफट दे। सर एक डाउट और था मेरा, थोड़ा पढ़ाई से अलग था सर। क्या घर वाले शादी करवा रहे हैं क्या? नहीं सर, सर कभी कभी ऐसा होता है कि सर सेल्फ डाउट होने लगता है, डिप्रेशन से आने लगता है, फेलियर्स याद आते हैं कि यार अब तक क्या मेरे से बात कर लिया करो, नंबर है मेरा, नंबर टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम मैसेज मेरे से बात कर लिया करो। तुम्हारे डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा, डिप्रेशन का तुम डी भी नहीं पता कर पाओगे कि डी कहाँ गया जी। कभी भी अगर ऐसी फीलिंग आए, कभी भी जी सर, कुछ भी डिप्रेशन हो रहा है, या मन कर रहा है कि छोड़ दूं क्या, गिव अप करने वाली पोजीशन पे आ गए, है ना, तो मेरे से बात कर लिया करो। ठीक है। मैं बताऊं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं जी। अंकित भैया को जानते हो? हाँ भी, हाँ सर। डिप्रेशन में निकल के एग्जाम निकाला है उन्होंने, अभी जो 27 तारीख को इंटरव्यू दिया है ना, IBPS घनघोर डिप्रेशन में था वो व्यक्ति। जी।
उससे उठ के उसने एग्जाम निकाला है, इंटरव्यू दे के आया है। लास्ट ईयर एक सिलेक्ट हुआ है एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ में जी 3 सुसाइड अटेम्प्ट किए उस बंदे ने, और एक तो कब, जब मेंस का एग्जाम था उसके 3 या 4 दिन पहले। समझ रहे हो, उस व्यक्ति को संभाला है भाई। अब एक्चुअल में मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने सिर्फ उनको मौका दिया, मैंने उनके सिर्फ दिमाग को ना डाइवर्ट किया, मैंने उनसे समय मांगा बस। मैंने बोला भाई तुमको सुसाइड करना है, तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन मैं तुमको डेट बताता हूं किस डेट को करना है। रैंडमली मत करो, कुछ भी करो प्लानिंग करके करो, रैंडमली नहीं करना है। मैंने बोला मेंस का एग्जाम दे लो, निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो कर लेना। निकल गया, इंटरव्यू दे लो, निकलता है तो ठीक, नहीं निकल गया तो कर लेना भाई, बस। और फिर कुछ बातें की उनसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बोला और वो ठीक हो गया, नहीं, कुछ बातें की, समय दिया। देखो सिंपल सी बात है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, आप भी जानते हैं ये चीज, लेकिन अगर किसी इंसान का करियर बन सकता है मेरे 2 मिनट या 5 मिनट बात करने से, तो मैं तैयार हूं, क्योंकि इंसानियत भी तो है ना मेरे अंदर। जी बस। तो सर कभी ऐसा भी होता अगर है, डिप्रेस्ड हो ना, सर तो ऐसा सबसे होता पहले है ये कि सोचो। हाँ कॉन्फिडेंस सर फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, किसी दिन तो पढ़ने में अच्छा अच्छा मन लगेगा, कभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नीचे रहेगा सर। तो देखो ऐसा मैं लगता है बताता कि हूँ छुपे रहो कहीं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है दोस्त, हर दिन एक जैसा नहीं होता। पहली बात तो आपने खुद भी देखा होगा, कभी कभी मैं क्लास में आता हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चीजें पढ़ाता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा मैं सिर्फ पीछे से मतलब सिर्फ पढ़ा देता हूँ, उस दिन एक्चुअल में मन नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि अपना काम निरंतर करूँ। कभी कभी अगर मन नहीं है ना, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आप कितनी भी डिप्रेस्ड हो जाओ, कितना भी आपका कॉन्फिडेंस हो जाए, आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते, आप खाना खाना बंद नहीं कर सकते। डिप्रेस्ड हो, 5 रोटी खाते हो दिन में, डिप्रेशन की वजह से 2 रोटी खाओगे या 1 खाओगे या आधी खाओगे, लेकिन खाओगे जरूर। तो जब हम अपनी बेसिक चीजें नहीं छोड़ सकते ना, तो उस दिन ब्रेक ले लो। जो पसंदीदा लोग हैं उनसे मिलो, पसंदीदा जो चीज है वो करो, भूल जाओ दुनियादारी, भूल जाओ कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, नहीं है मतलब इस दुनियादारी से, नहीं है घर वालों से मतलब, घर वालों की वजह से अगर मैं डिप्रेस्ड हूं, बिल्कुल मतलब नहीं है उनसे। अगर घर वालों की वजह से डिप्रेस नहीं हूं, किसी और चीज की वजह से डिप्रेस्ड हूं, तो उनसे बात करो, है ना? और एक बार अपने पेरेंट्स की आंखें जरूर देखो जब भी ऐसा लगे तुम्हें, और ये मैं बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ तुम्हें, उनको पता मत चलने दो कि तुम देख रहे हो, लेकिन उनकी देखो जरूर, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि तुमको इतना बड़ा जो उन्होंने कर दिया ना हट्टा कट्टा, वो खुशी खुशी नहीं किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है दोस्त, और वो तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम जब बोलना सीखे थे ना, उन्होंने जब तुमको एक्चुअल में समझना तुम सीखे थे, बोलना सीखे थे, उसके पहले क्या क्या हर्डल झेले होंगे तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुमको पता है क्या? वो बताएंगे क्या कभी तुमको? तुम भी नहीं बताओगे यार, तुम भी तो बनोगे ना एक दिन, तुम भी नहीं बताओगे। जी तो जब भी ऐसी चीज हो मेरे से बात करो, किसी से भी बात करो, जो आपका फेवरेट इंसान है उससे बात कीजिए, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता है यार, ये फालतू के लोगों की चीजें हैं ये। मैं बहुत हुआ हूं एक समय पे, लेकिन मैंने देखा है मेरा लॉस ही हुआ है उससे, मेरा फायदा कभी नहीं हुआ उस चीज से। एक माहौल, एक जगह होती है, उस जगह से हमें डिप्रेशन होता है। जब भी ऐसा हो मंदिर जाना स्टार्ट करो, अगर आप मंदिर जाते हैं तो, जहां भी आपको पवित्रता लगती है मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जहां भी जो भी पवित्र आपकी जगह है, जहां पे भी लगे, जहां पे आपको सुकून मिले, अकेले बैठो, मंदिर में अकेले बैठो, लेकिन घर पे अकेले मत बैठो, क्योंकि वहां डिप्रेशन तुम पे हावी होगा। जी म्यूजिक सुनो, कुछ ऐसा करो जिससे कि वो चीज तुम्हारी ओवरकम कर सको उस पर, क्योंकि देखो जब तक तुम खुद से उस पर ओवरकम नहीं करोगे ना, जब तक कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कुछ नहीं हो सकता। उस समय के लिए हो सकता है तुम्हारा डोपामीन तुमको बचा ले, लेकिन आफ्टर 1 आवर 2 आवर वो चीज और ज्यादा हैवी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो कोशिश ये करो कि खुद से जीतना सीखो उससे। जी और देखो कि यहां तक अगर तुम आए हो,
तो तुक्के से नहीं आए हो। 22 साल, 23 साल, 24 साल उम्र होगी आपकी, जी है ना? 24। इसी क्या 24 साल है ना? जी तो 24 साल तक अगर आप इस जगह पे रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिन लोगों के साथ में रह रहे हो, तो तुक्के से तो नहीं हो दोस्त। कुछ तो रीजन है कि तुम हो अभी तक। और अगर आप तुक्के से होते तो इतना भी नहीं होते। 24 साल बहुत होते हैं दोस्त, जी आते ही नहीं, या पहले ही निकल जाते कहीं ना कहीं। सही बात तो है सर। तुक्के से नहीं हो, कुछ तो करना पड़ेगा यार। 24 साल अगर हमने यहाँ पे दिया है अपनी धरती माता को, तो ऋण तो चुकाना पड़ेगा। और ऋण तुम मर के या किसी चीज से नहीं चुका सकते। सही बात है सर। ऋण चुकाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जी मेहनत करो। लेकिन ये सब चीजें दिमाग में मत लाओ। ये थॉट्स ठीक है, लगते हैं काफी फैसिनेटिंग से वर्ड्स है मॉडर्न जमाने में, कोई मतलब नहीं है लेकिन इन सब चीजों का। क्योंकि आज के टाइम पे ना तुमको नेगेटिव करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव करने वाला तुमको ढूंढना पड़ेगा। सही बात है यही सर। होता है कि डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव करने वाला कोई है ही नहीं। हम पेरेंट्स को बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है ना। मे भी हमारे बाद वाली जो जनरेशन है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो, बट हमारी जो जनरेशन है ना, हम सही बात है सर। पेरेंट्स के सामने उतना अच्छे से बात कर नहीं पाते, पता है। हम्म। अब वो रिस्पेक्ट है, डर है, वो क्या है वो पता नहीं है। एक एलिमेंट है बीच में जो हमको अपने अंदर की बातें उनसे बोलने नहीं देता एक समय के बाद। एक समय के सही पहले हम बात लोग बोलते थे उनसे, लेकिन अब नहीं बोल पाते। जी गलत है, बोलो। वो सुनना चाहते हैं, पता है तुमसे। वो खुद भी नहीं पूछते, उनसे बोलो, वो सुनेंगे। मैंने रियलाइज किया, मैंने खुद से ये चीज देखी है। जब मेरे को प्रॉब्लम हुई है, मैंने बात की है। पापा से तो नहीं कर पाता हूँ, खैर मम्मी से तब भी किया, क्योंकि जी मम्मी से करो पापा तक तो पहुंच ही जाती है। लेकिन उस चीज का सॉल्यूशन जरूर मिलता है। एक बार बैठ के उनसे बात जरूर करो। जी सर, ठीक है सर। और नहीं है तो फिर भाई मैं कर लूंगा यार, मेरे को दोस्त बना लो। ठीक है सर। टेंशन फ्री रहो जिंदगी में। अरे क्या है, जॉब करेंगे यार, फिर वही 9 से 7, 8, 10, जब भी तक की जॉब चलेगी। शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी जिंदगी है भाई, अभी पढ़ाई करो, बढ़िया ऐश काटो, और क्या। जी ये बहुत याद आएंगी तुमको ये सारी चीजें, पता है मानवेंद्र। हाँ ये सही जो तुम बात। पढ़ रहे हो अभी, प्रिपरेशन फेज में। प्रिपरेशन फेज, बहुत याद आएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके 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 ओके, नेक्स्ट। अमन भैया, सर गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। सर वो मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था, मेरे से प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। यही डाउट है क्या अमन का? नहीं सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि सर मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। सर मैंने पहले टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन लिया था और अनअकैडमी का भी लिया था। 3 प्लेटफॉर्म के मेरे पास सब्सक्रिप्शन थे सर। मैं पढ़ता भी रहता हूँ, पर सर रुक जाओ, जब आप अब मेरी बात पढ़ाते हो सुनो। तो। 2018 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यस सर। ठीक है। आपने 2018 में जब आप सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया, तो आप उस समय किस चीज से स्टार्ट किया? किसी टीचर के संपर्क में आए या आपने खुद से यस ही स्टार्ट किया? सर, खुद से पहले मॉक दिए थे मैंने, और सर फिर उसके बाद मुझे सुमित सर मिले थे टेक्स्ट बुक में। मैंने उनके साथ पढ़ना चालू किया था। फिर उसके बाद उनके कहने पे मैंने उनका मतलब टेक्स्ट बुक का कोर्स खरीदा था। और फिर उसके बाद उसी मॉक से मैं पढ़ता भी था। और मतलब उसी में मेरा 1 साल तो उसी में मेरा चला गया था, 2 साल उसमें चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने अनअकैडमी का भी एक सब्सक्रिप्शन खरीदा था और एक प्लेटफॉर्म का और खरीदा था। मैंने 3 प्लेटफॉर्म खरीद चुका था सर। और उसके बाद मतलब मेरा एग्जाम तो मैं मॉक में देता भी हूँ सर, पर वो है कि मेरे मॉक में एग्जाम में नंबर, मतलब वो क्लासेस भी सबकी मैं अच्छे से अटेंड करता हूँ, पर मेरे मॉक में नंबर क्यों नहीं आते, मेरे को समझ में नहीं आता है सर। देखो अमन, जितना मैंने एनालाइज किया है तुमको क्लास में, क्योंकि आपको पता है मैं क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको एनालाइज करता हूँ। और शायद मैंने क्लास में भी कई बार पॉइंट आउट किया है इस बात को, आप उस चीज को कंसिडर करेंगे यस कि सर। कभी कभी होता क्या है कि आप छोटी छोटी चीजों को कैच नहीं कर पाते। यस सर। आप मानते हो ये चीज? यस सर। आप छोटी छोटी चीज को बोलते हैं कि सर रिपीट कर दो। अच्छा, यस छोड़ो, थोड़ा सा बैक जाते हैं, जब फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हुआ था, यस सर। आप जितना छोटी छोटी चीजों को रिपीट करने के लिए बोलते थे, मैं करता था यस सर। उस समय में। और अभी 1 महीना ही हुआ है उस चीज को, अगर हम देखें तो 1 डेढ़ महीना हुआ होगा। अब आप जो पूछते हो ना, वो आप इतना छोटा छोटा नहीं पूछते हो। अब या तो आपने पूछना बंद कर दिया, या आपको समझना आना चालू हो गया।
नहीं सर, अब मेरे को समझ में आता है सर। और आप जिस स्पीड से मेंटेन करके चीजों को रखते हो, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ में बैठा रहता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरे को आता है सर। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो कभी भी अपने आप को, अगर आपको स्लो, क्योंकि देखो कुछ लोगों की स्लो लर्निंग होती है, कुछ लोगों की फास्ट लर्निंग होती है। कुछ लोग, जैसे मैं फटाफट फटाफट कुछ इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा ना, तो वो लोग कैच कर लेंगे, कुछ लोग यस नहीं सर। कर पाएंगे। और ये यस सर। दोनों चीज से मैं अवगत हूं, मेरे को दोनों चीजें पता है, क्योंकि एक टीचर का काम भी यही होता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जो फास्ट लर्नर है उसको तो मैं अप्रिशिएट कर दूं, लेकिन जो स्लो लर्नर है, जो नहीं समझ पाया शायद मैंने इसको कैसे कट किया, तो मैं उसको बिल्कुल ऐसा नीचा नहीं दिखाता हूँ कि यार तुमको ये भी चीज समझ में नहीं आ रही, क्या करोगे तुमको तो एग्जाम की तैयारी छोड़ देना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं किया होगा, आपने ये भी चीज देखी होगी। यस मैं सर। उसको बकायदा आपको एक्सप्लेन करता हूँ और समझाता हूँ कि नहीं यार ये चीज ऐसी आई है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो लेवल है वो क्या है। यस सर। ठीक है, क्योंकि मुझे इस चीज पर भरोसा जरूर था कि ये सर। जो प्रोसेस है ना, ये कुछ समय की है, कुछ समय तक आपको इस तरह से लगेगा। लेकिन ये जो अमन यादव नाम का व्यक्ति है, इसको वो चीजें समझ में आएंगी यार। मैं इतना यस भरोसा करके बैठता था अपने ऊपर। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं मतलब क्या बोलूं, अपनी जो भी है मेरी यही है, जो भी पढ़ाने का जो है, मैं इसकी मतलब हाथ रख के इस पे बोल रहा हूँ। 2-3 दिन से, आपने वो तो अभी कनेक्ट कर लिया, वो एक अलग बात है। 2-3 दिन से जो क्लासेस हो रही थी ना, मैंने उसमें खुद सोचा यार ये अमन यादव मेरे से अब पूछता क्यों नहीं है ये चीज है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज मैंने करी तो है, ये अमन को समझ में आई होगी या नहीं, इसने पूछी क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था इसने पूछना बंद कर दिया शायद, कि मैं जवाब नहीं देता था इसलिए इसने पूछना बंद कर दिया, या आई डोंट नो व्हाई। ये चीज मेरे दिमाग में उस समय जब मैं लाइव करा रहा हूं ना, तब मैं सोच रहा हूँ ये चीज। मैं यहाँ पे सर। पार्टिसिपेंट्स में जाके वहां पे नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ अमन क्लास में है भी या नहीं है। और सर, जो आप 1 ईयर पहले जो आपकी मैराथन क्लासेस भी थी, और जो मैथ्स की और रीजनिंग की जो आप करवाते थे सर, शाम को भी करवाते थे आप, 6 से 7 बजे 8 बजे तक चल जाती थी वो आपकी, वो यूट्यूब की क्लासेस भी मैं देखता था सर, रेगुलर मैंने फॉलो किया। उसमें मेरे को लगा कि सर जो आप जो कंटेंट दे रहे हो वो मार्केट से बहुत अलग है, और आप एक जेन्युइन टीचर हो, और जो बाकी लोग सब लोग कर रहे हैं वो तो शायद वो तो अपने उसके लिए अलग कर रहे हैं। इसलिए मैंने सर आपको ही कंटिन्यू फॉलो करना चालू कर दिया था फिर सर। हम्म। यार देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि होता क्या है कि कंटेंट, देखो अगर आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हो ना, तो कंसेप्ट के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चन तो मे बी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले जो कंसेप्ट वाला एलिमेंट है, उसमें आपने देखा होगा मैं कभी भी प्री राइटिंग में या प्री स्लाइड्स लेके नहीं आता हूँ, कि पहले से कुछ लिखा है उसमें मैंने जस्ट उसको रीड किया और एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, ये तरीका है ही नहीं। क्योंकि आज अगर आप दुनिया में निकलोगे, क्योंकि देखो हम आई थिंक बचपन से ये चीज नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगी। यस सर। और अर्थमेटिक ऐसी चीज है जो डेली लाइफ में आपके होती आई है। यस तो सर। उस चीज को जो कि हमारे इर्द गिर्द है वर्ल्ड में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, और वो चीज चल भी रही है कंस्टेंटली, तो उस चीज को हम उसी भाषा में समझेंगे जिस भाषा में हम ये 24-25 साल अपने आप को ढाले हैं, जितनी भी आपकी उम्र है। यस तो सर। मैं कोशिश यही करता हूं कि अर्थमेटिक को आपको उस भाषा में समझाऊं जिस भाषा में हमारी बोलचाल चलती है, जिस भाषा में हम लोग खरीदारी करते हैं, जिस भाषा में हम लोग ट्रेवल करते हैं। हम ट्रेवल किस भाषा में करते हैं? हम जाएंगे तो हम ये बोलेंगे क्या कि अगर मान के चलो मेरे को मुंबई का टिकट लेना है, रिजर्वेशन कराना है, मैं विंडो पे जाऊंगा, तो वहां पे ये बोलूंगा क्या कि मुंबई की जो इतने किलोमीटर की जो ट्रेन है, उसमें इतने का अगर फेयर आता है, तो अगर मैं उसके अलावा कोई टिकट कराऊंगा तो उसमें इतने का फेयर आएगा। मैं वहां पे टेक्निकल चीजें बोलता हूँ, क्या डिस्टेंस इतनी है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, पहले मेरे को ये बताओ। वो बोलेगा जा बे, लाइन लगी है पीछे यार, उनके टिकट देना थे मेरे को। तो हम उनसे किस तरह से बात करते हैं? हम उनसे इस तरह से बात करते हैं कि भैया, सर जो भी उनको कोट कर रहे हैं कि हमको एक टिकट चाहिए भाई, यस हमें सर। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी हम मोल भाव करते हैं, जब भी हम जाते हैं सेब खरीदने जा रहे हैं, तो हम तो सीधा पूछते हैं भैया कितने रुपए के सेब है, क्या भाव चल रहा है। उसने बोला 120 रुपए किलो है, मेरे पास 50 रुपए, 50 रुपए के दे दो। यस अब मुझे एक चीज बताओ कि 120 रुपए किलो जो सेब चल रहा है, वो दुकान वाला 50 रुपए के तुम्हें सेब दे कैसे रहा है? वो तो यही बोलते कि भैया 50 का नहीं, हम तो 60 रुपए के दे पाएंगे, क्योंकि 120 के 1 किलो है तो 60 रुपए के आधा किलो। तो वो 50 के किस हिसाब से दे रहा तुमको? कुछ तो गणित लगाई होगी उसने, कुछ तो कैलकुलेशन की होगी ना उसने। अब उसने क्या कैलकुलेशन किया, वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सर, जैसे मैं टेक्स्ट बुक का जो मैं मॉक वही देता हूँ सर, टेक्स्ट बुक का जो मैं मॉक देता हूँ सर, अपने प्लेटफॉर्म का मॉक आप अच्छा वो नहीं होगा सर, कि जैसे यार देखो, रेफरेंस का मॉक। होता क्या है, मैं उसका भी आपको प्रोसेस बताता हूँ कि मॉक टेस्ट अभी मैं लेने को ले लूं,
अब आपको पता है कि यार टेस्ट बुक इज अ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ये लोग मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन में सारे बंदे अलग अलग चीजों के लिए लगे होते हैं। यहाँ पे Yes, sir. वेक्टर जो है वो पढ़ा भी मैं रहा हूँ, एचपीडीएफ भी मैं ले रहा हूँ। तो देखो मेरी दायित्व है इस चीज में कि एचपीडीएफ में मैं यहाँ पे गाइडेंस क्लास भी लेके आता हूँ विदाउट एनी फेलियर, अगर मैं अवेलेबल हूं तो। Yes, sir. तो इसमें पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। अब मैं कर तो रहा हूं, मैंने पूरा कोशिश तो किया है, लेकिन वो उस तरह से ना हो नहीं पा रही है। मतलब जो मेरा एक मानना है कि एक मॉक टेस्ट सीरीज ऐसी होना चाहिए जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मतलब Yes, अगर sir. मैं कोई क्लास तो ले रहा हूं सिर्फ तो क्लास आपके के एंड में अकॉर्डिंग मुझे सर कुछ बस। सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, यस तो सर। वो मॉक टेस्ट में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। उस तरह से वो चीज हो नहीं रही है अभी, वो प्रोसेस में है बट उस तरह से वो कंप्लीट नहीं हुई है अभी। वो हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट आरआरबी के पहले पहले मिल जाएगा, और अगर नहीं होंगी तो अभी देखते हैं भाई, जब तक ऑलिव बोर्ड जिंदाबाद। और लाइव बोर्ड लगाना है सर। हाँ और ऑलिव सर बोर्ड थोड़ा सा, लगाइए, और ऑलिव बोर्ड थोड़ा के सर लिए ही। अपना, और जो प्री प्री के लिए अभी सर जैसे मेरा प्री नहीं निकल रहा, तो मेरी सर गलती क्या हो रही है सर, उस पर थोड़ा सा एनालाइज कर दीजिए सर। और मेंस के लिए जैसे जो सिटिंग करना है, बैठना है 3 आवर्स, उसमें कुछ बता दीजिए सर जो मेरे में इम्प्रूव हो जाए। देखो सबसे पहले तो अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पाए तो उसके कुछ मॉक्स लगाइए आप, ऐसा है ना। आरआरबी का एग्जाम आने वाला है हमारा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आरआरबी के मॉक लगाओ, आदत ये डालो कि डेली मुझे एक मॉक तो लगाना है। पास्ट ईयर के अभी पढ़े होंगे ऑलिव बोर्ड पे, उसको एक मॉक आप लगाइए। यस सर। रिलेवेंट चीजें पढ़िए, इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं। यस सर। इररिलेवेंट कैसी, जो यूट्यूब पे आपके दिमाग को कैच करती हैं कि देखें फास्ट कैलकुलेशन, 5 सेकंड में देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल, कुछ नहीं होता। यस सर, वो मैं सीरियस समझ गया, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है ना। वो लोग यस। मिलियंस में व्यू लेके आ जाते हैं, लाखों में, करोड़ों में व्यू लेके आ जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूँ हमेशा से, है ना। तो आप क्या करें, आप अपने स्तर पे अपने आप को इंप्रूव करना है ना, तो आप डेली एक मॉक लगाना का ट्राई कीजिए। अपने आप को बेटर अगर आपको परफॉर्म करवाना है खुद से, तो डेली एक मॉक लगाइए आप, मेरे कहने यस पे। सर। और उसको ना ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक लगा दिया और खत्म कर दिया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, सिस्टम से काम करना है आपने। क्या यस कि सर। भाई मैंने पूरा मंडे से लेके संडे तक का यहाँ पे पूरा एक शीट बना लिया, पेन से लिख के, अपने डायरी यस एक सर। पास रखो अपने, और उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस लिखनी है। नो डाउट मॉक में वो होती है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अपने सामने अपनी परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि इस वाले मॉक में मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स इतने आए। इस वाले मॉक में इतने अटेम्प्ट किए थे, इतने मार्क्स आए। इस वाले मॉक में इतने अटेम्प्ट किए थे, इतने मार्क्स आए। और उस चीज को आप जब देखोगे, खुद से एनालाइज करोगे एक वीक बाद, तो उसमें ना बहुत ज्यादा आपको बदलाव दिखेगा। बदलाव इन द सेंस कि कभी आपके अटेम्प्ट ज्यादा है, मार्क्स कम है, कभी आपके जितने अटेम्प्ट है उतने ही मार्क्स है। तो ये जो बदलाव है ना, ये आपको पता करवाएगा कि एक्चुअल में कमी मेरे अंदर नहीं है। एक्चुअल में मॉक की डिफिकल्टी पे भी एक चीज होती है कि कभी अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो मेरे मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं या कम हो रहे हैं। कभी मॉक इजी आ रहा है तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कभी मॉक टफ आ रहा है तो मैं कम अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मार्क्स मेरे सही आ रहे हैं। तो मॉक फिर में ही अगले मार्क्स, हफ्ते जब आप मॉक लगाएंगे ना, सर मॉक में ही उसमें मार्क्स कम आते हैं, तो सर वहीं से डिमोटिवेशन आ जाता है सर एकदम मैं क्या से। कह रहा हूँ, मॉक में 0 मार्क्स आते हैं। जीरो नहीं आते सर। जिस दिन 0 आ जाए उस दिन डिमोटिवेट हो जाना। जीरो से अबव आते हैं सर, जीरो नहीं आते। बस मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन 0 आ जाए, मैं कह रहा हूँ मॉक में अगर आप आरआरबी का मॉक लगाएंगे, 80 क्वेश्चन का मॉक होता है हमारा, ठीक है। यस सर। 80 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स। आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ कभी भी 60 प्लस नहीं गया, यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो हमारा कट ऑफ 75 प्लस भी जा सकता है। यस तो सर। कोशिश ये करो कि मेरे को 60 के आसपास मार्क्स लाना है। अब आरआरबी के मॉक में लगा रहा हूं, अब मेरे मार्क्स तो भैया 20 से ऊपर नहीं जा रहे, तो ईमानदार रहो अपने आप से। 20 से ऊपर नहीं जा रहे, यस 20 आ सर। रहे हैं, यस सर। 20 20। लेके आओ। 20 को 21 कर सकते हो, 20 को 21 करो, यस सर। यस 20 सर। को 22 करो, 20 को 40 मत करो, क्योंकि ये गलत टेक्निक है। 20 को 21 करो या 20 को 25 करो, 25 को 30 करो, 30 को 32 करो, 30 को 35 करो। लेकिन तुम सोचोगे कि 20 को मैं सीधा 60 कर लूं या 20 को सीधा 40 या 50 कर लूं, वहां डिमोटिवेशन होता है दोस्त, समझ रहे हो। और जिस दिन यस आप सर। 20 को 21 करोगे या 20 को 25 या 22 या 27 करोगे ना, वहां पे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं जो पिछले इतने साल से 20 मार्क्स लेके आ रहा था, मैं 27 ला सकता हूं ना,
तो भाई मैं 77 भी ला सकता हूं। ये चीज आपको लेकिन समझना पड़ेगी, यस सर। समझे? तो अपने यस आप को सर। सबसे पहले तो कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कमजोर बनोगे ना भाई, तो तुम्हारा दुनियादारी सारे लोग फायदा उठाएंगे। पहली बात तो यस एटलीस्ट सर। अपने आप से ईमानदार रहो और अपने आप को हमेशा अपने आप को बहादुर समझो, अपने आप को होशियार यस। समझो कि यस आई एम द बेस्ट, नोबडी कैन बीट मी। यस। तो फिर उस तरह से तुम काम भी करोगे। अगर तुम पहले से सोचोगे कि नहीं यार मेरे तो मॉक में मार्क्स ही नहीं आते, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, फिर कुछ नहीं होने वाला है यार। जब आपकी अंदर जो सोल है वही आपका साथ नहीं दे रही है, तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगे वो तुम्हारा साथ देगी? जो अदर सोल है, जो तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड ही नहीं है, उसकी तो सुनो कम से कम। उसको अच्छे से रियलाइज करवाओ कि नहीं भाई तू एक अच्छे शरीर में है, मैं तेरे को देख इज्जत दिलवाऊंगा। तो तुम दिलवाओ ना उसको इज्जत, करो बेस्ट। होगा, बिल्कुल होगा, यस। लेकिन आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। हाँ, अब पूछिए। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अभी जैसे 5 महीना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जून और जुलाई तो इंटेंसिटी हाई रहेगा पढ़ने का। तो ये जो 3 महीना है, मार्च अप्रैल मई, इस 3 महीने में हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए और फोकस किस में ज्यादा होना चाहिए कि हम जितने भी एग्जाम्स आगे हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 एग्जाम्स, उसको अच्छे तरह से क्लियर कर सके एकदम। देखो, पहला तो क्वांट और रीजनिंग नो डाउट हमेशा ही से, क्योंकि एग्जाम के पीक टाइम पे आप उस चीज को कर नहीं सकते, जी। पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम का जब पीक टाइम आएगा तो सबसे ज्यादा अवॉइड की जाने वाली जो चीजें हैं वो क्वांट रीजनिंग बन जाती हैं। जी। तो सबसे पहला तो टारगेट ये बनाओ कि हमें क्वांट रीजनिंग का मेंस कंप्लीट करना है इस पूरे महीने में, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने में, है ना? सो मार्च जी। अप्रैल मई में क्वांट अब खुद से तो होगा नहीं, जी। खुद से तो होता नहीं है भाई, कुछ भी कर लो। तो उसके लिए ही मैंने जो क्वांट अस्त्र नाम का जो बैच है ना, और रीजनिंग अस्त्र नाम का बैच है, वो लॉन्च किया है। जी। तो आपका मार्च अप्रैल मई में ये दोनों चीजें आपकी मतलब जो प्रीलिम्स, नहीं प्रीलिम्स का तो हम लोग ने देख लिया भाई जितना होता है ना? और प्रीलिम्स के लिए हमारी यूट्यूब पे क्लास भी चलती रहेंगी टाइम टाइम पे। तो जो मेंस वाला जो सेगमेंट है हमारा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, वो आपका वहां से हो जाएगा। तो आप मेंस की दिक्कत छोड़ दो। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि जैसे ये हमारा कंप्लीट हो रहा होगा या एंड में जब ये पहुंच रहा होगा, उसी समय आएगा हमारा आरआरबी का बैच, राइट? अब आरआरबी का एग्जाम कब है हमारा? अगस्त में। अगस्त। अगस्त में हमारा आरआरबी का प्रीलिम्स होगा और सितंबर में हमारा होगा उसका मेंस। जी। ठीक है? अब ये चीज सोच के रखना कि अगर सितंबर में हमारा मेंस है और अगस्त में अगर हमारा प्रीलिम्स है, तो आरआरबी से रिलेटेड जितने भी मॉक्स हैं उस बैच में ही होंगे। उस बैच में आरआरबी से रिलेटेड सारे क्वांट और रीजनिंग आपके होंगे ही होंगे। साथ ही साथ में अब हिंदी वाला भी मैं देख रहा हूं कि हिंदी वाला भी उसमें हो गई, और साथ ही साथ में जो क्वांट के मॉक हैं और जो रीजनिंग के मॉक हैं वो मैं लगवाऊंगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि प्रीलिम्स में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग होती है, तो उसके भी हमें ढेर सारे मॉक लगाना है। क्यों लगाना है उसका रीजन मैं बताता हूं। वो इसलिए लगाना है क्योंकि उसमें हमारा सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। जी। 45 मिनट का पेपर होता है हमारा। अब उस 45 मिनट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं आपको यहां पे हर तरह की टेक्निक्स बताऊंगा। मतलब कभी क्वांट पहले कर लिया, रीजनिंग बाद में कर लिया। किसी मॉक में हमने रीजनिंग पहले करके क्वांट बाद में कर लिया। किसी क्वेश्चन में हम रैंडम खेल रहे हैं। रैंडम खेलने का मतलब जानते हो? पहले हम लोग सारे मिसलेनियस उड़ाएंगे क्वांट के और रीजनिंग के, फिर डीआई और पजल पे आएंगे। फिर दूसरा चौथा तरीका क्या कि पहले डीआई और पजल उड़ाएंगे सारी, फिर उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पे आएंगे। तो ये जब 4-5 तरीके से आप अटेम्प्ट करना सीखोगे ना मॉक को, तो इन्हीं 4-5 तरीके से आप खुद भी अटेम्प्ट करोगे। तो जो बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको निकाल के दे रहा है, उसी तरीके से आप आगे के सारे मॉक्स लगाएंगे। जी। तो आपका प्रीलिम्स का तो सॉर्टेड है। सेम हम लोग मेंस के लिए भी करेंगे, ठीक है? तो अभी जो आपका जो क्वेश्चन था उसका सबसे बढ़िया आंसर यही निकलता है कि अभी आप क्वांट और रीजनिंग को बहुत मजबूत कर लीजिए। नो डाउट आपका मजबूत हो भी रहा है, लेकिन जो भी बची कोई कुछ ही कसर है ना, जो कि आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाएंगी, वो अभी आप इस समय कर लीजिए। जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसमें हेल्प करूं, क्योंकि अकेले से आपसे वो चीज हो नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें मेरी हेल्प क्या रहेगी कि क्वांट अस्त्र और रीजनिंग अस्त्र बैच में
आपको वो सारी चीज करवा दी जाए कि आपका क्वांट में कुछ भी ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन जैसा भी आता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है, आप पूरे एग्जामिनेशन हॉल में, मुझे इतना भरोसा है कि आप वहां पे एलिजिबल रहेंगे उस क्वेश्चन को करने के। समझे? तो क्वांट और रीजनिंग का तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आती है हमारी बात इंग्लिश की, है ना? इंग्लिश की बात आती है, जीए की बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है, क्योंकि हमें ये भी तो करना है भाई मेंस के लिए। चलो प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग है तो क्या होगा, लेकिन मेंस में तो ये भी है। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश नहीं लेंगे तो हिंदी लेंगे, तो अब हमें ये सारी चीजें भी करना है। तो उसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हैं कि मैंने जो थोड़ा सा देखा है, जो एक्चुअल में पढ़ा रहा है, एक्चुअल में जो पढ़ा रहा है इंग्लिश, खासकर इंग्लिश की आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो इंग्लिश के लिए आप अनुभव सर को देख सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो इस टाइम पे एक्चुअल में जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी गैप, और डेडिकेट होकर स्टूडेंट्स के बारे में जो सोच रहा है, वो व्यक्ति है यार। आप उनको फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। जी। कुछ मत करो, सुबह में आई थिंक उनकी एडिटोरियल एक क्लास होती है, आप उसको देखो। सुबह में उनकी एडिटोरियल क्लास होती है, आप उसकी आदत डालिए, आप उसे देखिए, ठीक है? जी। कोशिश कीजिए कि समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं, और एक बार अगर कनेक्शन बन गया तो आपका फायदा होगा, है ना? आप वो चीज कर सकते हो। तो इंग्लिश का, क्वांट का और रीजनिंग का जो मेजर 3 सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में हर एग्जाम में, वो सॉर्टेड है आपका, जी। है ना? अच्छा, अब बात आती है कि आगे जो हमारा आईबीपीएस पीओ आएगा या एसबीआई पीओ आएगा, उसके लिए भी हमें अभी से करना है। तो क्वांट अस्त्र और रीजनिंग अस्त्र ये उन्हीं लोगों के लिए है दोस्त, कि आपका जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन क्या, जैसे मैं मान के चलो मैंने बोला कि आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता, तो उसके कंसेप्ट्स वीडियो हमने सीखे ना अपने क्वांट फाउंडेशन में। हमने सारे कंसेप्ट सीखे, हमने कैसे सारी चीजें करना होती है, हमने पजल्स के भी कंसेप्ट वीडियो सीखे कि पजल इस तरह की आती है तो कैसे बनाई जाती है, बॉक्स पजल आती है तो किस तरह से बनाई जाती है, किसी भी तरह की अगर हमारे पास पजल आती है तो हम किस तरह से उसे बनाते हैं, या मिसलेनियस अगर आती है तो हम किस तरह से बनाते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग किस तरह से समझते हैं, ब्लड रिलेशन किस तरह से समझते हैं। तो प्री लेवल का तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है जी। लेकिन अभी बात आती है, अब प्री का हो चुका है अगर, तो हम इतना तो एलिजिबल हैं कि हम अभी मॉक लगा सकते हैं, मॉक लगा के हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब उस एग्जाम का सीजन आएगा, जैसे लेट सपोज आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं, जब हमारा आरआरबी खत्म हो जाएगा ना, तब हम आईबीपीएस पे फोकस हो सकते हैं। हम पढ़ तो एक्चुअल में सबके लिए रहे हैं, लेकिन जिस समय हमारा एग्जाम होगा तो फिर हम एग्जामिनेशन स्पेसिफिक हो जाएंगे, हम अपने आप को उस तरह से ढालना चालू कर देंगे, राइट? अभी जैसे क्या है, अभी हमारा कोई एग्जाम नहीं है अगर देखेंगे तो अभी हम अपने फाउंडेशन अच्छे कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। जैसे मेंस का बैच लाने का मकसद यही है कि अभी एग्जाम नहीं है, और जब एग्जाम होगा तो हम उस एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएंगे, है ना? तो मई जून जुलाई में, जैसे मार्च अप्रैल मई तक हम लोग कर लेंगे ये वाली चीज अपनी फाउंडेशन मेंस वाली, और मई जून जुलाई में हम लोग कर लेंगे आरआरबी वाली अपनी पूरा दिमाग को आरआरबी से इर्द गिर्द अपन फैला देंगे। फिर जैसे ही आरआरबी का कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आईबीपीएस के लिए अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा अपने को। अगर हम इस तरह से सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और इवन हर एक एग्जाम निकाल पाएंगे। जी। आप कोई भी एग्जाम टारगेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपका टारगेट अभी से आरआरबी है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरआरबी टारगेट ही नहीं है, उनका टारगेट ही एसबीआई पीओ है या आईबीपीएस पीओ है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इतना समझो कि ये बेसिक चीज है, ये बेसिक है। मतलब आपको क्वांट जो मेंस का जो बैच आएगा और रीजनिंग जो मेंस का बैच आएगा, वो आपको कंपलसरी है हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेगा। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी ना, तो उस टाइम पे जब हम हाई लेवल चीजें करेंगे ना, तो उसको एक प्रैक्टिस का सोर्स मानेंगे और उसको हम लोग जितना भी एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना चाहेंगे ना, उतना एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हैं। अभी अगर तुम सोचो कि अगर मैं फाउंडेशन नहीं करूं, मैं सीधा बैच करूं आरआरबी का, तो हम उसको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जा पाएंगे। हम एसबीआई के लिए मेंस का बैच करेंगे तो उसे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि आपके फाउंडेशन कमजोर है। मेरे तो अच्छे है ना यार, मैं तो लेके चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो खतरनाक हो जाएगा। फिर तुमको लगेगा कि यार चीजें बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रही हैं, हमसे चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। अब देखो, जैसे एज पीडीएफ की मैं बताऊं आपको, एज पीडीएफ आपको स्टार्टिंग में बहुत ओवरडोज लगता था, अब वो धीरे धीरे आपको आदत में शामिल हो गया, तो अब वो आपसे सॉल्व होने लगी है। मेंस का फाउंडेशन बैच जो आएगा, उसमें आपको क्वांट और रीजनिंग की भी आदत लग जाएगी कि मेंस के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, उनके साथ में जीना सीख जाओगे आप,
क्योंकि जब हम 3 महीने 4 महीने इस बैच को चलाएंगे तो उसके साथ में आप जीना चालू कर दोगे, तो मेंस के इर्द गिर्द ही आपका दिमाग भटकेगा। और फिर जैसे ही हमारा बैच आएगा तो उसमें प्री के मॉक लगवा के आपकी आदत डाल देंगे कि भाई अब प्री के मॉक लगाओ और साथ में मेंस भी पढ़ो। तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा दोस्त आपको। अच्छा तो बस फ्लो जो चल रहा है ना हमारा, वो बहुत सटीक चल रहा है, उस फ्लो में चलते रहिए, मेरे गाइडेंस में चलते रहिए, फ्लो में चलते रहिए। आपका घाटा नहीं होने दूंगा कभी भी। फायदा अगर डबल होगा ना तो डबल की जगह मैं ट्रिपल करा दूंगा, लेकिन घाटा नहीं। डबल की जगह ट्रिपल का मतलब आपका आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस तीनों निकल सकते हैं तो तीनों निकलवा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ एसबीआई पीओ को फोकस्ड करके बैठे हैं, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उसके पहले अगर आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ निकल जाए तो क्या कमी है? समझ रहे हो क्या दिक्कत है? तो जिस तरह से फ्लो चल रहा है उस तरह से फ्लो चलने दो। मैं काफी सोच समझ के चीजें लेके आ रहा हूं, आप बस पढ़ते रहिए। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, सारे लोग जितने लोग जुड़े हैं सब लोग अच्छा कर रहे हैं, और मैं यही चाहता हूं कि सब लोग अच्छा करें भी। अपनी तरफ से कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना कभी भी, जब तक बहुत जरूरी कुछ काम ना हो आपकी जिंदगी में। जी ठीक सर, है? और एक सवाल था कि अपार्ट फ्रॉम क्लासेस हम क्या कर सकते हैं खुद से कि सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी होता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, सेल्फ स्टडी के लिए ही मैंने एक तो एचपीडीएफ आपको दे रखा है। जी अब उसके बाद जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है उन सब्जेक्ट्स के अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो भी अपने मटेरियल आपको देते हैं। और सबसे बढ़िया, सेल्फ स्टडी करना है तो एक मॉक की आदत डाल लो अपनी जी डेली, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स मिल जाएगा आपको। डीआई भी मिल जाएगा, पजल भी मिल जाएगा, अर्थमेटिक भी मिल जाएगा, मिसलेनियस भी मिल जाएगा। तो सेल्फ स्टडी करना ही है तो उस चीज की सेल्फ स्टडी करो जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप सोचो, ये बहुत आउटडेटेड चीजें हैं कि आज आपने अगर टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ा तो टाइम एंड वर्क के 50-60 क्वेश्चन लगा लिए। ये आउटडेटेड चीजें हो चुकी हैं। स्मार्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्मार्ट तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपने मान के चलो, अभी मैंने आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है फाउंडेशन बैच में, मेंसुरेशन की क्लास अभी एक हफ्ते बाद आएगी, मेंसुरेशन की क्लास नहीं हुई है, तो आप अपने आप को लिमिटेड मत समझो कि मेंसुरेशन मैंने नहीं पढ़ी तो मॉक में मैं मेंसुरेशन अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कीजिए। आपसे अगर नहीं होगा वो अटेम्प्ट तो आपको पता तो पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में। आप सारे क्वेश्चन में नहीं फंस रहे हैं, यू नो, आप कुछ क्वेश्चन में फंस रहे हैं। आप जिन क्वेश्चन में फंस रहे हैं वो सीख लेंगे, तो आप जब उसे सीखोगे ना तो आपके एफर्ट कम लगेंगे। तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो क्वांट और रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से जो होती है ना, वो अपना पेपर ही होता है पूरा। और पेपर यानी मॉक, सिंपल। हाँ, पूरा नहीं बनाएंगे लेकिन जितना हमको आता है उतना तो बनाएंगे ना यार। जी सर। अब डीआई क्या है? कैलकुलेशन। नंबर सीरीज क्या है? कैलकुलेशन। क्वाड्रेटिक क्या है? कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन तो आपको आती है। हाँ अब सर। आप ये सोचो कि यार डीआई के लिए मुझे डीआई सेट लगाना है पूरे, नहीं, ये तरीका नहीं है। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास 3 या 4 डीआई अगर आ रही हैं, किसी एग्जाम में 3 आती हैं, किसी में 4 आती हैं, तो उन 3 या 4 डीआई को कर पा रहे हैं आप? जी हमको एक्चुअल में 3 या 4 टारगेट बनाना है, हम दिन में 50 डीआई लेके बैठे हैं, वो तो कर ही लोगे यार। और वो फिर हमारा डीआई ओरिएंटेड सेल्फ स्टडी होगी ना। जी जी इसलिए सारी चीजें करो कि इतना तैयार रहो कि अगर मैं अगले हफ्ते संडे को एक एग्जाम कंडक्ट करवा दूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक का, तो आप जी उसको अटेम्प्ट तो कर सको एटलीस्ट। इतना आपको तैयार रहना है डेली। सेल्फ स्टडी ऐसे कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, किसकी आवाज आई है? सर, साक्षी। हाँ जी, बताइए। सर, एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे ये है कि सर जैसे मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट वीडियो करती हूँ एंड जो क्वेश्चन आप सॉल्व कराते हो वो भी करती हूँ, तो सर उस टाइम लगता है कि आ गया, सब कुछ आ गया एंड कॉन्फिडेंस भी एकदम बूस्ट हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन या जो आपके यूट्यूब पे सेशंस हैं वो, उनमें जो क्वेश्चंस हैं सर मैं वो भी कर लेती हूँ। एंड उसके बाद जब अलग से कुछ रैंडम क्वेश्चन आ गया या फिर मॉक का क्वेश्चन आ गया तो सर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एंड आफ्टर उसके बाद लगता है कि ये आता ही नहीं है यार, मतलब उसमें स्टक हो जाती हूँ मैं। कोई भी अगर जैसे मैं नॉर्मल बताऊं क्वेश्चन होंगे। ऐसा क्यों जी होता है, मैं बताऊं। जी ऐसा इसलिए होता है जब आप, जैसे मान के चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने चैप्टर पढ़ाया, जी या अभी रिसेंटली रेस वाले क्वेश्चन कराए, या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए, या टाइम स्पीड डिस्टेंस के, कोई भी व्हाटएवर चैप्टर का मैंने आपको करवाया सॉल्व, हाँ जी तो उस समय आपको पता है कि हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के इर्द गिर्द चल रहे हैं। जी आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस ही सोचोगे आप, रैंडम और कोई तो टॉपिक आपके दिमाग में होगा नहीं। हाँ
जी। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस। अच्छा, अब आप सर्च करके जब YouTube पे मेरी क्लास में स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में जाएंगे तब भी आपके दिमाग में, क्योंकि आपने खुद से सर्च किया है स्पीड टाइम डिस्टेंस बाय यशराज सर, हाँ, हाँ जी। तब भी आपके दिमाग में वही चीज क्लियर है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो उस चीज के लिए ही प्रिपेयर है बस, तो वो आपसे हो जाएंगे जी, सॉल्व। लेकिन जब आप रैंडमली मॉक में देखोगे ना, आप सॉल्व कर रहे हो DI, नेक्स्ट बटन दबाया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, यू आर नॉट रेडी फॉर द स्पीड टाइम डिस्टेंस। यस सर। आपका दिमाग तैयार था ही नहीं कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, जी, है ना। इसलिए अभी अविनाश को मैंने एक चीज बोली थी, आप लोग ने सबने समझी भी होगी वो चीज शायद, कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, उस कंसेप्ट वाले वीडियो में मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, और नेक्स्ट डे में जब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आपको मैं कर देता हूं। अब प्रॉब्लम जी, क्या होती है, जब हम मॉक से तैयारी मतलब सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो 50-60 क्वेश्चन यूट्यूब से या गूगल से या कहीं से भी किसी भी PDF से निकालते हैं उसी स्पेसिफिक टॉपिक के, तो आपका दिमाग उसी के इर्द गिर्द चलता है कि हाँ सर ने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। मॉक से जी, सेल्फ प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको रैंडम क्वेश्चन मिलते हैं, तब असली चेकिंग होती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से मेंस की तैयारी मतलब उस कंसेप्ट की तैयारी की है। जी। तो अपने आप के अपने दिमाग को उस तरह से ढालना पड़ेगा ना आपको पहले, जब तक आप ढालेंगे नहीं तो वो दिमाग रेडी कैसे होगा आपका। सर एक और चीज, सर मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाए हैं। जैसे आपने ऑलिव बोर्ड पे 2 बैच स्टार्ट किए थे, तो मैंने सर वो बहुत अच्छे से किए थे एंड रिवाइज भी किया, बट फिर भी जैसे 2-3 क्वेश्चन में मैं स्टक हो जाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब वो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया तेरा, तो उसको वापस से जीरो से स्टार्ट कर। एंड सर उसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही ज्यादा, बट वो फिर देखो भी मैं क्लियर नहीं बताऊं, हो पाता। 100% तो किसी का कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। पहली बात तो मैं बताऊं, अगर मैं एग्जैक्टली। कोई एक क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का फिर से उदाहरण लेता हूं, आपको मैंने समझा दिया, आपको हर टाइप के उसके जी, क्वेश्चन भी करवा दिए, आप उसके जी, मॉक में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सेल्फ प्रैक्टिस पे, वो भी आपसे बनने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आया, रैंडमली एक कोई ऐसा क्वेश्चन आया, वो आपसे बना ही नहीं। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में अब मैं अगर करना चाहूं ना, कुछ क्वेश्चन एक ऐसा बनाना चाहूं जो आप अटेम्प्ट ही ना कर पाए, तो सीरियसली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे उसे। तो जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके कंसेप्ट नहीं आते, आपको उसके कंसेप्ट आते हैं। जरूरत इतनी है कि हमको वो कंसेप्ट आते तो हैं। पहली बात तो अपने आप को ये सोच में रखना है, अपने आप के दिमाग को ये समझाना है कि नहीं भाई तेरे को आते हैं ये चीजें। हाँ अगर जी, ये मात्र क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, देखो फेलियर का जो परसेंट है ना वो 1-2% चलता है। 1-2% का मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं सेम चीज के, उसमें से अगर आपके 2 जी, क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर फेलियर परसेंट आपका 50% है, लाइक 100 क्वेश्चन लगा रहे हो और 50 नहीं बन रहे, तो आपको यस कंसेप्ट वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है। जी, समझे। तो अगर आपका जी, 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है तो वो नॉर्मली किसी से भी हो सकता है, वो मेरे से भी हो सकता है। जी, तो आज वहां पे आप ये मत करो कि अपना टाइम वेस्ट करके वो दोबारा से देख रहे हो। हाँ, जब सीरियसली आपको लगे कि 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 10 में से मेरे से 5 क्वेश्चन बने हैं, तो फिर आपको कंसेप्ट की जरूरत है, मतलब रिवीजन की ओके, जरूरत है। आपने किया तो है बट आपको रिवीजन हाँ की जी, जरूरत है। ठीक है। और ये आपको फायदा देगा कब, जब आप रैंडम क्वेश्चन लगाएंगे। और कोशिश ये करो कि रैंडम क्वेश्चन में आपका मॉक लगाओ तो वो अच्छे लेवल के मॉक लगाओ। IBPS PO का लगा लो, IBPS के अलावा SBI PO का लगा लो। उसमें क्या होता है, उसमें आपको प्रीलिम्स में डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन मिलते हैं। जी, जी, डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है ना, वो आपके एक्चुअल में कंसेप्ट की चेकिंग करता है, कि आपके कंसेप्ट सीरियसली अच्छे हैं या नहीं है, आपकी इक्वेशन जी, मेकिंग अच्छी है या नहीं है, वो चेक कर लेता है। तो वहां से आपका फायदा हो जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक मत रहो, मतलब कंसेप्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस करने से बेटर है कि हम मिसलेनियस प्रैक्टिस, मतलब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। वो आपको ज्यादा ओके, फायदा देगा। हाँ, इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, नो डाउट, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज के लिए बिल्कुल, प्रिपेयर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। जी, आप डेली लगाइए, आप अल्टरनेटिवली लगाइए, 3 डेज अल्टरनेटिव में लगाओ, 2 डेज अल्टरनेटिव में लगाओ, 1 डे अल्टरनेट में लगाओ, जैसा भी लगाओ, लेकिन करो जरूर, क्योंकि वो हाँ जी, जरूरी है। क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो हम बहुत जल्दी भूलेंगे भी, पता है। यस अर्थमेटिक सर, की सर मैं तो सबसे बड़ी बहुत ही समस्या जल्दी, यही है, सबसे जी, बड़ी समस्या। आपको 1-2 हफ्ते तक तो बड़ी मौज में रहेगा अर्थमेटिक, लेकिन यस जहां सर, आपने उसकी प्रैक्टिस बंद करी, वो अर्थमेटिक आपका गायब हो जाता है। तो सर क्या ये हम तो वो, जिंदगी भर तक करते रहेंगे? नहीं, आपके सर जिंदगी भर तक नहीं करते हैं। मैं नहीं जी, लगाता हूं। मैं आज अगर अर्थमेटिक पढ़ाना छोड़ दूं, मान के चलो, लेट सपोज आपसे मैं बोलूं कि अब मैं सीधा अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा अगस्त में, हाँ जी,
तब भी मेरी इफिशियंसी जैसी आज है वैसी रहेगी। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि अब वो मेरा दिमाग तैयार है ना उस चीज के लिए कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन आने दो, मैं लगा दूंगा। तो आपको अपने दिमाग को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ेंगे। स्टार्टिंग में एफर्ट हर चीज में डालना होता है, और कोई भी जी स्किल के लिए स्टार्टिंग में ही एफर्ट डालना होता है। साइकिल चलाना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में ही एफर्ट डालना होता है। अब आप आज से 6 महीने बाद भी अगर साइकिल चलाओगे तो भी आप चला यस लोगे। अगर आपको स्विमिंग आती है, आज से 1 साल बाद आप स्विमिंग करोगे, जैसे मान के चलो आज मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, स्विम कर लेता हूँ मैं जी अच्छे से, और 1 साल बाद अब मैं रोज तो नदी जाता नहीं, यस रोज तो मैं नहर में गोता लगा नहीं देता हूँ, लेकिन तब भी अगर मैं 1 साल बाद भी जाऊंगा तो मैं अच्छे से स्विम कर लूंगा, क्योंकि वो एक यस स्किल है। वो चीज, उस चीज से आप जीना सीख गए। अब जैसे बचपन में हमें बोलना नहीं आता था, 3-4 साल की जब हमारी उम्र हुई, हमने एफर्ट डाले ना बोलने के लिए, बिना एफर्ट के नहीं बोलता है कोई यस इंसान। यस वो एफर्ट ऐसे थे जिसमें आपको पता नहीं पड़ा कि आपने एफर्ट डाले, क्योंकि दिमाग भी तो इतना डेवलप नहीं था। एग्जैक्टली तो जब 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, कुछ लोग बच्चे जल्दी सीख जाते हैं बोलना, तो अब वो जो बोलना सीख गए तो वो क्या बोलना भूल जाएंगे क्या? जी नहीं भूलेंगे। वो एक स्किल है, बस दिमाग तैयार कर लो अपना, बस उस तरह से। यस सर। हाँ? एंड सर अपार्ट फ्रॉम दिस सर, एंड ऑफ द डे ना सब कुछ करने के बाद सर ना एक सेल्फ डाउट आता है कि यार मतलब और कितना, क्योंकि सर जैसे जैसे एज बढ़ रही है सर, फैमिली प्रेशर भी बढ़ रहा है, अब वो चीज ना सर फेस नहीं हो पाती, मतलब। देखो, उसके लिए सबसे पहले तो अपनी फैमिली से बोलो कि मुझे इतना टाइम चाहिए। जी आप कितना टाइम चाहिए ये आपको पता है, कि आप सबकी फैमिली के अलग अलग प्रॉब्लम, सबकी फैमिली के अलग अलग डेडलाइन। तो आप अपनी फैमिली को बोलो कि मेरे को इतना समय चाहिए, इतने समय तक मेरे को डिस्टर्ब मत करो प्लीज, क्योंकि ये आपको ही जी करना पड़ेगा। इसके लिए हम मेरे से बात करवाओगे तो मैं कैसे बोलूंगा? वो बोलेंगे तुम चुप रहो, जी तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो वही नहीं चीज सर है, इस चीज के लिए मैं आपको खुद से बोलना पड़ेगा। सर मैं आप उनको एक बोलती हूँ बोल बट। दीजिए कि मेरे को 2025 तक का समय दे दो। 25 तक मैं आपको इंटरव्यू जितनी भी सारी ये तमाम चीजें होती हैं सब निकाल के दे दूंगी आपको, सारे कॉल लेटर वगैरह, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। जी बस सिंपल। लेकिन वो डेडलाइन आपको देना पड़ेगी। अगर वो डेडलाइन नहीं दोगे तो वो डाउटफुल रहेंगे, और वो डाउटफुल रहेंगे तो वो आपको बार बार परेशान भी करेंगे। सर बेटर वो है कि तो उनको रहते पहले ही बता हैं दो। सर, इन सब चीजों से ना सर मैं खुद पे डाउट करने लग जाती हूँ कि यार मतलब पता नहीं होगा भी या नहीं होगा सर। डेली एंड ऑफ द डे पेन रखने के बाद सर डेली ये थॉट मुझे आता है कि पता नहीं क्यों। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना खुशनसीब समझिए कि बीइंग अ गर्ल जी आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं आपके घर वाले। यस सर। और इसमें मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी देखो, सर। बात ये है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज को गलत कंसीडर कर लें, इस स्टेटमेंट को, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। जी जो जी भी बॉयज पढ़ रहे हैं या जो भी लड़के पढ़ रहे हैं ना, वो किसी के कहने से नहीं पढ़ रहे हैं। यस उनके घर वालों ने बोला नहीं उनको, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो निकालना ही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है सारा, पता है। जी लेकिन जो भी गर्ल्स अपनी पढ़ रही है ना, वो अपनी मर्जी से पढ़ रही हैं। यस तो सर। अगर आप अपना कुछ मर्जी का कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली को बताना पड़ेगा कि मेरी मर्जी क्यों सही है। मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए, या मेरे जो भी फैमिली होगी, या आपके लिए, या आप अपने पेरेंट्स से ही बोलोगे तो आपके लिए ये क्यों सही है। क्योंकि जी हो सकता है कि अगर मैं जॉब ना करूं, हो सकता है अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, शादी तो यस आप तब सर। भी करवा दोगे, लेकिन यार जी मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती हूँ जो मुझे सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट कर रहा है कि मैं अच्छे घर से हूं। मतलब मेरी उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। बस सर। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी बस यही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी सेल्फ जी आइडेंटिटी क्या है? उस सेल्फ आइडेंटिटी के लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाऊं, क्योंकि लाइफ मेरे को जीना है किसी इंसान के साथ। एग्जैक्टली सर। समझ रहे हो? तो ये चीज उनको समझाओगे तो मे बी वो समझेंगे, ऐसा नहीं है नहीं समझेंगे। हालांकि जनरेशन गैप होते हैं, नहीं यस समझ सर। में आती हैं, बट समझेंगे। अगर आप एक अच्छे मोटिव से उन्हें समझाएंगे तो वो चीजों को समझेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जो आपको सेल्फ डाउट होता है ना, उस चीज का जी सबसे बड़ा आंसर भी यही है कि आप कितना रेडी हैं उस चीज को करने के लिए। आप जी कितना रेडी हैं, आप कितना अच्छे से उनको कन्विंस कर रहे हैं।
और आप किस बेस पे उनको कन्विंस कर रहे हैं? क्या आप सीरियसली 2025 तक सिलेक्शन ले सकते हैं? अगर आपको ये लगता है ना, तो आप उनको कन्विंस कर लोगे। और अगर आप नहीं, अगर आपको खुद में लगता है कि नहीं हो सकता ऐसा, तो आप नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो उन्हें आपको बताना जी पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, पहली बात तो ये चीज। और अगर आपने इस चीज को चुना है तो उसे खत्म करो, या तो चुनते ही नहीं। जी है ना? और विश्वास मानना, एक चीज मैं आपको बताऊं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं, जी उनका सिलेक्शन कंपैरेटिवली लड़कों से पहले होता है। और ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लड़कों को ये रहता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, घर वालों का प्रेशर है नहीं। प्रेशर है नो डाउट, लेकिन वैसा प्रेशर नहीं है ना कि यार तेरी जॉब नहीं लगेगी तो तेरी शादी करा दूंगा, जी कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तेरी जॉब नहीं लगी तो तेरी शादी करा देंगे। एक्चुअल में उल्टा है कि तेरी जॉब नहीं लगेगी तो शादी कौन करेगा तेरे से। सर, ये भी बोलते हैं, सब दोनों चीज ही बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो लड़कों के पास एक्चुअल में प्रेशर नहीं है, वो कर रहे हैं और वो अपने आखिरी अटेम्प्ट तक उनको ये रहता है कि चलो ठीक है भाई, 28-29 साल तक अभी समय है, आखिरी अटेम्प्ट तक लड़ेंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ, चलो यार आज थोड़ा सा और घूम लेते हैं, आजा यार भाई पार्टी करते हैं, बहुत हो गया यार पढ़ते पढ़ते, मैं तो फेल ही हो रहा हूँ यार, कोई बात नहीं दोस्त, अगले साल फिर कर लेना यार, बैंक के एग्जाम की तो तैयारी कर रहा है, एक साल में 6 मेजर एग्जाम आते हैं भाई, फिर कर लेना भाई, क्या दिक्कत है। तो उनके साथ में ना डिस्ट्रैक्शन की बहुत ज्यादा चीजें होती है उनके पास में, आपके पास नहीं होती है। आपने जिस समय स्टार्ट किया ही है ना, उसी समय जी पेरेंट्स ने बोल दिया है हम आपको दे रहे हैं 2024 या 2025 तक का समय, हम दे रहे हैं आपको सिर्फ 2 साल, इतने में हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो जय श्री राम बोलो और ये अच्छा रिश्ता है यहाँ पे शादी कर लो। तो आपके पास पहले से डेडलाइन है, आपकी एज लिमिट जब तक है ना, आप तब तक एग्जाम नहीं दे सकते, आपकी पहले से एक एज लिमिट बना दी गई है, जी तो आपको अब उतने में ही करना है यार, इसलिए लड़कियों का सिलेक्शन जल्दी होता है। हाँ बट अब होता है तो उस चीज के लिए वो उतना डेडिकेशन भी दिखाती है फिर, यस सर। समझ रहे हो? तो ये चीज जी आपको जी समझना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर।